जरा एक बार लास्ट वाला देखोगे, मैं कहाँ रोका था, चैप्टर का मैप देखे सभी लोग। और जैसे कि खुशी को नहीं पता और स्मिता को, दोनों को नहीं पता कि हम कहाँ हैं, तो हम ज़्यादा पीछे रहेंगे, बस 20 मिनट पीछे हैं, ऐसा मान लो, ज़्यादा नहीं है। चैप्टर का पहला इनिशियल दिक्कत ही यही है, स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम ही यही है। तो चैप्टर का पहला पॉइंट है चार्ज, और चार्ज में क्या क्या लिखा वो बता दो एक बार। थोड़ा प्लीज बंद कर दे, ऐसे ऑन कर दूंगा मैं। तो आदत नहीं ना, सर्दियों में सन्नाटे की आदत दूसरी हो गई है। वही नहीं की बात है। ठीक है भाई, सुनो, हम लोगों ने कल चार्ज पढ़ा है। चार्ज में कितने पॉइंट लिखे हैं वो एक बार बता दें मुझे, गिन के। 8 गिनो गिनो, कितने हैं? शायद 7 हैं, 7 ही हैं बस। अच्छा, और उसके बाद में उसके मैप पे बोलूं तुम्हें मैंने क्या क्या लिखा है? चार्ज वाले मैप पे बताओ क्या क्या लिखा है? हाँ 8 है भाई, मैं क्या गलती नहीं कर सकता मैं। ठीक, प्रॉपर्टीज पहला लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दूसरा मैप में क्या लिखा है? चार्ज एंड मास। और तीसरा चार्ज एंड मास, और तीसरा वेज ऑफ चार्जिंग। और ऑब्वियसली मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने तुम्हें चार्ज नाम के टॉपिक में अभी तक इस बात को समझाया कि चार्ज किस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 1.6 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन पे -1.6 10 के -19। दूसरा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी कंफर्टेबल होने में समय लगाते हैं, तो थोड़ी सी इस बात को समझे कि हाँ, मतलब दिमाग अभी लोकेशन पे, जगहों पे, अलग अलग जगह पे थोड़ा सेट होने में टाइम लेता है, तो वो इट्स ओके, तुम एडजस्ट हो जाओगे, नॉर्मल, परेशान ना हो। खैर, उसके बाद में हम लोगों ने काम की बात पढ़ी थी, उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज में पाया जाएगा, वो डेसिमल में, पॉइंटों में, फ्रैक्शंस में नहीं पाया जाता है। जैसे कि चींटी का मास अगर तुम्हें ध्यान है कि 0.4 ग्राम में है, तो हम 0.5 ग्राम मास नहीं ऑब्टेन कर सकते कभी भी। ठीक है, व्हाटएवर तुमने जो भी पढ़ा, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे आते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने अभी तक जितना लिखा है, अब तुम कैसे लिखोगे वो समझो। ठीक है, हम लोग चार्ज नाम के, वन नाम के टाइटल में चल रहे हैं। अब तुम लोग इसमें पहली चीज लिखोगे ऐसे करके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इस तरह का टॉपिक डालो, ध्यान से देखना। जिन लोगों का पिछला ये वाला डर है कि साहब मैं पुराना कुछ नहीं जानता, मैं यहीं से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो इस बात को समझे कि हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, यहीं से देख, ये सब समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। ये सारी बातें दिमाग में बहुत बेहतरीन जाती हैं, इसमें परेशान होने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while opposite charge attract each other। बाकी सबको मतलब समझ में आता है? अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब लाइक चार्ज का मतलब कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बेसिक सा फिनोमेना, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है कुल मिला के बात ये। ठीक, उसके बाद दूसरी कहानी ये भी है कि हम बस लिख नहीं रहे इन चीजों को। ठीक है, आज भले मैंने लिखते से स्टार्ट कर दिया, बस ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात है समझने पे जोर देना, क्योंकि फिर इसमें करने वाले सवाल दिमाग से निकलेंगे, याददाश्त से, बड़ी तरह से, रिटन फॉर्म में नहीं निकल के आते। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैं समझ में आता है कि हाँ, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। उसके बाद में काम की बात है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो मजे आएंगे सोचने में कि जरा ये बताएं, चलो मैं बताता हूँ। चार्ज कैन बी एड विदाउट हेजिटेशन। चार्ज कैन बी एडेड विदाउट एनी हेजिटेशन। ये लिखना नहीं है, ऐसे लिखना था मुझे, शो एडिटिव प्रॉपर्टीज, पर नहीं। मतलब क्या इस बात का, वो सुनो। जैसे कोई मुझसे कल को कहता है कि ध्यान से देखना जी, इसमें आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं,
तो इसका टोटल चार्ज कितना है? कितने टोटल चार्ज कितना है? तो हम इसको सीधे से जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये मुझे क्यों बताई, तुम वैसे समझ जाता। नहीं बड़ी बात है, बड़ी बात समझो लॉजिक क्या उसके पीछे का। जैसे कि अगर मैं तुमसे ऐसा कह देता हूँ कि भैया बताइए ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, 4 और 3 को जोड़ के आने वाले आंसर की लंबाई कितनी होगी? है कौन सी थ्योरम लगाई तुमने? टीजीटी के अकॉर्डिंग 4 3 5। मतलब अगर तुम किसी मतलब दूसरी तीसरी बालक से पूछोगे 4 + 3 कितना होता है और तुमने उसको बोला 5, उस चीज तुम पे मुंह पे कह देगा कमा दे। लॉजिकल बात है। उसके लिए 4 और 3 7 होता है, वो तुम्हें समझाएगा भी 1 2 3 4 1 2 3। अब गिनो इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 ही तो होता है, ठीक है। लेकिन तो बात समझ नहीं आनी चाहिए 4 और 3 5 भी हो सकता है अगर वो इस तरह से जोड़ा गया रेक्टेंगल फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, चार्ज को सिंपली हम लोग ऐड कर सकते हैं। बेसिक सी बात है, चार्ज को सिंपली ऐड किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास में कोई बोल दे भाई देखियो जरा, हमारे पास में ये बैग है, इसमें ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस के 2 क्यू चार्ज है, ये प्लस के 3 क्यू चार्ज है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी? जोड़ें और घटाएं, पॉजिटिव 3 और पॉजिटिव 1 क्यू, 4 क्यू, माइनस के 2 क्यू, प्लस के 2 क्यू बचा। अच्छा, चार्ज को सिंपली जोड़ घटा कर सकते हैं। हाँ यही कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारे हाथों को डर नहीं लगना चाहिए। कुल मिला के बात ये, क्योंकि आगे की कार्रवाई कुछ ऐसी ही चली जाएगी। उसके बाद में तीसरे पॉइंट पे वापस से आ जाते हैं। ध्यान से देखना, चार्ज की प्रॉपर्टीज हालांकि सफिशिएंट होती है, लेकिन ध्यान से बात समझना। हमने कुछ बातें उसके अंदर लिखी थी 8वें पॉइंट में। एक सबसे छोटा चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन। उस पर कितनी वैल्यू पाई जाती है? माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। उसकी कोई नीड नहीं है। प्रॉपर्टीज और चार्ज नाम का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। दूसरी बात ध्यान से देखें, दूसरा पॉइंट लिखा है चार्ज एंड मास। हालांकि इसकी नींव कल से डाली गई है, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं कल वाले वर्ड को बात बोलूंगा तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात जाएगी कि शायद मैंने कल का छोड़ दिया इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे करके चीजें सॉर्ट आउट होंगी, उसकी परेशानी मत लो। देखते हैं हम लोग चार्ज एंड मास को समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो क्या उस पे मास भी होगा? दीवार में मास है, क्या इस पे चार्ज भी है? नहीं है। प्लास्टिक की बोतल, इसमें वजन तो है पर इस पे चार्ज नहीं है। मतलब अगर मास होगा तो चार्ज भी हो, ऐसा कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि ये बॉडी वजनी है तो इसमें मुझे लग के छू भी करंट लग जाएगा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। अगर बॉडी में मास है तो उस पे चार्ज भी हो, ऐसा कोई कंपल्सरी चीज नहीं है। मास होना चार्ज होने जैसा नहीं है। लेकिन ध्यान से बात समझो, मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे फोन की बैटरी में चार्ज है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं है, क्या उसमें वजन भी है? अगर इसमें चार्ज है, क्या इसमें मास है? हाँ मास भी है। इसमें चार्ज भी पाया जाता है, उसमें मास भी पाया जाता है। क्या मास पाया जाएगा तो चार्ज भी पाया जाएगा? नहीं। पर अगर चार्ज पाया जाएगा तो मास भी पाया जाएगा? हाँ। अगर मास है तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है किसी बॉडी पर तो उसमें मास होगा। उसका और बहुत सारे एग्जांपलों को ध्यान से सोचो। जैसे अपने पास में इन्वर्टर की बैटरी है, बैटरी में चार्ज है कि नहीं है? बैटरी में चार्ज है कि नहीं, करंट है कि नहीं, वजन है कि नहीं है? अगर चार्ज है तो मास भी होगा। लेकिन मैं बात करता हूं तुमसे, कुर्सी मास है कि नहीं, पर चार्ज, मतलब अगर मास है तो चार्ज होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर चार्ज है किसी चीज में तो वो वजनी होगी, उसमें वजन तो होगा ही होगा। चार्ज है तो वजन होगा, लेकिन अगर वजन है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है। इस बात को लिखने जा रहा हूं। मास कैन बी एग्जिस्ट, वजन कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये कुर्सी में वजन है लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है। मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन चार्ज को लिखता हूं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास। चार्ज हमेशा मास में एग्जिस्ट करेगा। अगर चार्ज होगा तो मास भी होगा, लेकिन अगर मास होगा तो चार्ज होना जरूरी
नहीं है। इस बात को समझ के तुम लोग अगले पॉइंट पर जाओगे, ध्यान से उस बात को समझने की फिर से कोशिश करें। चार्ज और मास में बहुत बढ़िया चीज, तुम लोगों को बात बताओ, तुम लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना है, वो फेमस क्यों था? आइंस्टाइन फेमस क्यों थे? किसी की कोई हिदायत उनको लेकर बता, आइंस्टाइन फेमस क्यों थे? अरे बता दो भाई, किसी के मन में हो कोई जवाब तो। चिक्की जो आइंस्टाइन के बारे में हाँ जानता तो मैं भी खूब बड़ी तरह से, पर क्यों पता नहीं, पता काय की? अच्छा, तो मतलब उससे क्या तीर चला? खुशी आइंस्टाइन के बारे में कोई नॉलेज? क्यों भाई साहब इतने फेमस क्यों है? मैं तेरे वो सवाल अभी तक छेड़े नहीं है, देखे भी नहीं है, टाइम सा नहीं मिला, आज कोशिश करूंगा कि मैं सॉल्व करूं, ठीक है? हाँ ध्यान से देखो भाई, पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आता नहीं कि मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अगर किसी बॉडी पे मास है तो उस पे चार्ज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी पे चार्ज है तो मास तो उस पे होगा ही होगा, ठीक है? मैं तो बात बताता हूँ, मास डिपेंड ऑन स्पीड, मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। मास बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसका मास भी ज्यादा होगा, महसूस होगा ज्यादा। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये कि तुम पे कोई फुटबॉल फेंक के मारे, नॉर्मली तुम उसको रोक सकते हो, स्पीड से फेंक के मारे रोक सकते हो, तुम्हें कोई तोप के गोले में भर के फुटबॉल फेंक के मारे उसे नहीं रोक सकते, हमारी बॉडी पीछे चली जाएगी। जिस बॉडी में वजन ज्यादा होता है ना, वो हमें ज्यादा भारी लगती है, वो चोट पहुंचा सकती है हमें। जैसे कि अगर हम लोग किसी ट्रक के सामने खड़े होकर चिपक जाए उससे, हमें कुछ नहीं होगा, और वो ट्रक चलते हुए आ जाए तो मतलब बात ये कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो हमें वो बॉडी भारी लगेगी, वो हमें चोट पहुंचा सकती है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो मास भी ज्यादा लगेगा। जैसे गोली का प्रिंसिपल क्या, गोली से क्यों मर जाते हैं, गोली से चोट क्यों लगती है? गोली का मास तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादा स्पीड होने के कारण उसका मास इतना ज्यादा महसूस होता है कि वो जिस बॉडी से टकराएगी वो चोटिल हो जाती है। मेन चीज ये कि अगर स्पीड किसी भी चीज की बहुत ज्यादा होगी तो उसका मास भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसे चोट पहुंचाने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। स्पीड पर डिपेंड करेगा मास। अगर हम ईंट को नॉर्मली हल्की स्पीड से फेंक के किसी को तो पकड़ लेगा, तेज फेंक के मारे उसके तो उसको ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। तो मास डिपेंड करता है स्पीड पर। उसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बहुत खतरनाक सा, एक बार लिख लेता है ना, m इज इक्वल टू में m नॉट अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। अब ये क्या सिस्टम है वो मैं तो समझाऊंगा। m नॉट फिलहाल तो इसको लिख लोगे क्योंकि इससे जरा मूड ना मारे, थोड़ा सा हटके निकल जाएंगे, फिलहाल तो लेके समझते हैं। m नॉट है उसका रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में तब उसका मास, और v उस बॉडी की स्पीड कितनी है, और c तो सब लोग शायद जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाएगा आज के बाद। इस बात को समझने की कोशिश मैं करूंगा, समझाने की कोशिश मैं करूंगा, देख लेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि किसी बॉडी की अगर गति ज्यादा हो जाएगी तो उसका मास भी ज्यादा होगा। जितना तेज चलेगा उतना भारी महसूस होगा, उतना डैमेज पहुंचा सकता है, उतना खतरनाक है वो मास। खैर, लेकिन चार्ज ऐसी चीज है जो डिपेंड नहीं करती मास पे। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। चार्ज डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। एक बेसिक सा पॉइंट है कि मास पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज की सिस्टम अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझ में वजन बहुत ज्यादा है तो मुझ में बहुत चार्ज होगा, वजन कम है तो बहुत कम चार्ज होगा। मान लो कि अपने पास में दीवार कितनी भारी है मोबाइल की बैटरी के कंपैरिजन में, पर दीवार पे चार्ज है कि ज्यादा बैटरी में, तो वजन का चार्ज से कोई कनेक्शन नहीं है। चार्ज मास पे डिपेंड नहीं करता कि मास ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मास किस बात पे डिपेंड करता है? स्पीड पर। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन मास और ना ही स्पीड, ये किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। इसमें स्पीड रिलेट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, वो तुम्हें सही लगेगा। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक। तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता है स्पीड पे। जिसकी स्पीड ज्यादा, ये तुम लोग पहली बार समझ रहे हो, सुन रहे हो कि स्पीड पे मास डिपेंड करता है। जिसकी स्पीड ज्यादा उसका मास भी ज्यादा। जैसे मैं तो बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास में ये कोई बालक है, ठीक है, इस बालक का वजन है 40 किलो और ये खड़ा हुआ आराम से,
ये वाला क्या चुपचाप खड़ा है। अगर इस बालक की स्पीड हो जाती है 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये इतनी गति से चल रहा है, लगभग लाइट की आधी स्पीड से, किसी रॉकेट में बिठा के लॉन्च कर दिया हमने इसको, तो इसका मास कितना होगा, मास कितना बढ़ जाएगा, उसको निकाल के देख लेते हैं एक बार, देखना m इज इक्वल टू में, बस तुमसे एक ही हिदायत है कि जरा कैलकुलेशन से डरना छोड़ देना। m नॉट यानी इसका रेस्ट में कितना मास है 40 अपॉन में 1 माइनस के अंडर रूट में चलने देना, v स्क्वायर भाई की स्पीड 1.5 हटा देते हैं क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी। हाँ भाई की स्पीड कितनी है 1 10 की पावर 8 अपॉन में c स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर किया, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, अपने पास में क्या बचा 40 माइनस के माइनस 1/3, तब 3 को धर लोगे तो 3 एकम माइनस 1, तो अंडर रूट बन जाएगा 40, 3 एकम 3 माइनस 1 2/3। अपन लोग 3 को ऊपर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाई देगा, 40 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 से 40 काट दिया 20, और 20 इंटू 3 करेंगे तो रूट 60, और मान लो कि 64 होता तो वहां से तुम क्या देते 8, तो मैं 8 नहीं दे रहा, 8 से थोड़ा कम दे देता हूँ, तुक्का मान लेता हूँ मैं, तुक्का मान लो 8 थोड़ा सा कम दे लो आंसर। कुछ गलत किया क्या, 9 बनना चाहिए था, ये स्क्वायर कर रहा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला 9 9 एकम 9 माइनस 1 8 अपॉन 9, ये यहीं पे ऊपर रूट रहेंगे ना, देखो 1 मिनट रुकना, ये बनेगा 40 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के 1 अपॉन में 9, तब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 40 अपॉन में अंडर रूट 9 में 9 बन जाए 9 माइनस 1 8 अपॉन 9। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसको ऊपर ले लो, 40 मल्टीप्लाई में रूट 9 ऊपर और रूट 8 नीचे, किसी को रूट 9 की वैल्यू तो याद ही होगी 3 अपॉन में रूट 8 की वैल्यू सोचते हैं भाई, रूट 9 3 है तो रूट 8 3 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि तुक्का मान लो 2.8 लिख लिया। ऐसे ही करते हैं कैलकुलेशन वाकई में, 40 इंटू में 3 120, और ये अपॉन में क्या चल रहा है 2.8 से डिवाइड देखे इसे 120 को 2.8 से डिवाइड दिया, 120 डिवाइडेड बाय 2.8, तो इसका जो मास है वो अराउंड कितना हो गया 42 पॉइंट समथिंग, मतलब इतनी स्पीड से चलेगा तब 40 का कितना हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। कुल मिला के बात ये है कि कोई भी बॉडी अगर स्पीड बढ़ाएगी तो उसका क्या बढ़ेगा मास, और उसके मास का फॉर्मूला क्या निकालने का, ये उन लोगों को यहाँ से क्वेश्चन करने की जीवन में कभी नहीं रही है, तुमसे कोई जीवन में कभी नहीं पूछेगा, ये भी ध्यान रखना। ये तो बस इस नॉलेज से लिखा कि हम कल को ये ना सोचे कि यार हम लोगों ने करा नहीं था क्या, बस वरना कोई नहीं डरेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि अगर कोई भी बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ाएगी तो उसका मास भी इंक्रीज होगा ही होगा। अब इस जगह बहुत काम की चीज, ध्यान से सोचें और ध्यान से बताएंगे, देखना मैं तुमसे कल भी लिखा था लेकिन ये इस जगह बहुत सूटेबल है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को देती है तो उस पर खुद पे कैसे आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर कैसे चार्ज आएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेना नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से बात सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिए पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया, इलेक्ट्रॉन के जाने से इस बॉडी का मास ज्यादा होगा कि कम होगा, भाई इससे इलेक्ट्रॉन छूट के चले गए, इलेक्ट्रॉन इसका मेल छूट गया इससे, तो मास बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो इसका जो मास है वो डिक्रीज करेगा, इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने पर बॉडी का मास, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर बॉडी का मास डिक्रीज होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन छूट गए तो उसका मास घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर मास कैसा होगा इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेंगे मतलब कहीं मट्टी में लूट जाएगा, सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रॉन को अगर लूज किया तो इलेक्ट्रॉन चलेगा यानी मास डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो मास इंक्रीज करेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में शांति सोच के देखें कि अगर हमने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो हमने कुछ ना कुछ परसेंटेज में सही 1-2% से लेकिन उसका मास घटा दिया होगा, और इलेक्ट्रॉन को दे दिया, उस पर इलेक्ट्रॉन जमा दिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को चिपका दिया उसके ऊपर, तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है जो कि चार्ज और मास में बहुत बढ़िया लाई करती है। फिर तुम लोग इसके अंदर तीसरे पॉइंट पे जाओगे जो कि लेंदी जाएगा, इसीलिए पहले यहाँ तक लिख लें एंड नथिंग एल्स, इसको आगे मत पढ़ाओ।
मतलब पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दो ही इसलिए लिखे क्योंकि कल तुम लोगों ने लगभग 7-8 लिखी थी, इसमें 10 पॉइंट आते हैं, दो मिक्स किए गए क्योंकि यही काम के। और चार्ज और मास को ध्यान से देखना, कोई भी बॉडी मास चार्ज कैसे एग्जिस्ट, स्पीड पे डिपेंड करना है ना करना, और मास डिक्रीज कब होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे, और इंक्रीज कब होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। उसके बाद में देखेंगे तीसरा पॉइंट कौन सा लिखा तुम्हारा, वेज ऑफ चार्ज, उसे भी समझे। एक्चुअली इस कहानी को थोड़ा सा जल्दी लेने का ना बहुत बढ़िया फायदा है, तुम वो पढ़ोगे तो उसकी सबसे पहली जान ली जाती है, कूलम्ब्स लॉ। चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, चार्ज हमेशा मास में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा भी कुछ सिस्टम लिखा हुआ है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे लूज करेंगे तो मास भी गेन और लूज होगा, घटेगा बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है, ध्यान से सोच कर देखें, है ना। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है वेज ऑफ चार्जिंग, और उस तीसरे पॉइंट यानी वेज ऑफ चार्जिंग में क्या क्या लिखा है उसे ध्यान से देखें। वेज ऑफ चार्जिंग में तीन बातें लिखी होंगी, एक तो लिखा है तुम्हारे पास फ्रिक्शन, एक लिखा है कंडक्शन, और एक लिखा है इंडक्शन। यही तीन चीज है ना, तीनों को ऐसे करके सब डिवाइड कर लें और ध्यान से सोचें समझें, है ना। इनिशियल स्टार्टिंग में ना खुद को थोड़ा सा मजबूत रखो, अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ रहे हो ना तो शांति से चैन से दिमाग को कंट्रोल में रखते हुए देखें भाई। अपने पास सबसे पहला पॉइंट है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बॉडी कैसे चार्ज होती है। उस बाद में मैंने कंडक्शन लिख दिया, हालांकि मैंने कल कंडक्शन नीचे लिखा था, और उसके बाद में इंडक्शन लिख दिया। तीन वेज ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, उसके बाद में ये कंडक्शन और एक इंडक्शन। इन तीनों वेज ऑफ चार्जिंग को समझने की कोशिश करो। कंडक्शन बहुत सिंपल सा तरीका है। कंडक्शन यानी कि चार्ज को ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट, ट्रांसफरिंग चार्ज बाय कॉन्टैक्ट, ट्रांसफरिंग चार्ज बाय कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, बाय कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज। और इस बात को समझने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम, जैसे कि देखो हम लोगों के पास में कोई भी लोहे की रॉड हो, तुम सभी लोग इस बात को समझने से हामी भर लोगे कि अगर इसके नीचे हम लोगों ने कोई मोमबत्ती लगा दी, इसको हीट करेंगे, ये लोहे की रॉड है, क्या ये गर्मी यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, ये गर्म हो जाएगी कि नहीं। तुम लोगों ने हवन किया है कभी, उसमें स्वाहा चम्मच से वो डालते हैं, वो काय की बनी होती है, लकड़ी की नहीं देखी, वो लकड़ी की भी होती है, स्टील तांबे घर की चम्मच वो अलग बात है, प्लास्टिक की तो बिल्कुल नहीं होती, वो वाली तो बिल्कुल नहीं होती जिससे हम लोग दावतों में वो खाते हैं, प्लास्टिक की वो ट्रांसपेरेंट। उसका रीजन क्या, प्लास्टिक क्यों नहीं होती बताओ, चल जाएगी, बहुत कॉमन सेंस की बात है। दूसरी वो स्टील की भी होती हैं लेकिन लकड़ी की ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं, मतलब जिस पंडित पे लकड़ी की वही पंडित बढ़िया होगा। बहुत फर्क पड़ता है पहनावे से, है ना, ध्यान से बात समझे। वो लकड़ी की इसीलिए है और स्टील की क्यों नहीं होनी चाहिए। जब तुम स्टील की चम्मच से बार बार स्वाहा स्वाहा करोगे तो वो गर्मी उसमें ट्रांसफर होती है, वो तुमसे पकड़ी नहीं जाएगी। लकड़ी में हीट ट्रांसफर एक जगह दूसरी जगह तक नहीं होती है। भाई अगर अपने पास में कोई लोहे की रॉड है, हम जैसे इसको यहाँ गर्म करेंगे तो हीट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कर करके हीट हल्के हल्के ट्रांसफर होती जाएगी और आगे तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हीट को ट्रांसफर करना, कॉन्टेक्ट में बॉडी है, मतलब पार्टिकल से पार्टिकल चिपके हुए हैं और आगे तक बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। एक तरीका होता है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, जैसे सूरज, सनलाइट, हम इधर है, सूरज की गर्मी स्पेस में वैक्यूम होने के बावजूद भी हम तक पहुंचती है, तो रेडिएशन वाला तरीका है। वैसे तो मैं कंडक्शन नाम के सिस्टम को समझना है। जैसे कि मान लो अपने पास में कोई भी बॉडी है, अब बॉडी में कैसे बनाऊं,
मैंने कहे तुमसे कोई बॉडी मानो, तो तुम बॉडी का मतलब ऐसे मान लो कोई भी गोल बॉल है लोहे की मान लिया, उस पे अपने पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तुम मुझसे बोलते साहब नेगेटिव मानो, तो मैं नेगेटिव मान लेता, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तो ये चार्ज बॉडी कहलाएगी। पहली बात तो ये बहुत सिंपल है, हाँ ये चार्ज बॉडी है। उसके बाद में इसके पास में एक बॉडी और लेके आया जो न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, ध्यान रखना ये कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं चल रही है, ये तो बहुत सिंपल सिस्टम है, ये तो तुम एक बार देख जाओगे, कोई बड़ी चीजें नहीं। हमने दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लिया, जैसे दोनों बॉडी को चिपकाएंगे इसमें इसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस कांटेक्ट से दो बॉडीज में ट्रांसफर होना, दो बॉडीज के कांटेक्ट से चार्ज का आना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। दो बॉडीज के कांटेक्ट से चार्ज का ट्रांसफर होना इज कॉल्ड कंडक्शन। बस बात खत्म। दो बॉडी कांटेक्ट में आई, एक का चार्ज दूसरे पे चला गया, दैट इज कंडक्शन, फिनिश। इससे ज्यादा मूड बिल्कुल ना मारे, हालांकि इसमें कुछ सवाल होंगे, लेकिन ये वाली बात तो यहाँ पे डेडलॉक होती है। उसके बाद में ज्यादा फ्रिक्शन समझे। फ्रिक्शन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जीवन में ट्राई किया। फ्रिक्शन ठीक वही है जो स्केल रब करते हैं हम लोग। स्केल के रबिंग करने से चार्ज कैसे आते हैं वो समझना। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि भाई मान लो कि ये एक स्केल रहा, ठीक, स्केल में बहुत सारे क्या पाए जाते होंगे, एटम्स, बहुत सारे एटम्स, और एटम्स में चारों क्या घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इलेक्ट्रॉन्स घूमते ही घूमते हैं, उसके बीचों बीच में न्यूक्लियस होता ही है। ये स्केल है, पैमाना 15 सेंटीमीटर, वही वाला 15 सेंटीमीटर, जो कि किसी भी क्लास में 40 में से 4 बच्चों पे ही होता है हमेशा, है ना, सब मांगते ही हैं। और ये चीज स्पेशली मैंने एमएआई में देखी है सच में। यहाँ के लोग स्केल नहीं ले जाते पेपर में, आईडी कार्ड या फिर वैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। वहां पे मैं मतलब पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, सिस्टम ही अलग है। 40 बच्चे पेपर देते हैं, 4 स्केल है, उसके बहाने चीटिंग भी हो जाती है कि अगर कोई पूछे कि स्केल मांग रहा था अजीब चीज है। खैर स्केल में कुछ काम की बात, हम लोगों ने स्केल को ऐसे रब किया, तुम लोगों ने कभी? अब इस चीज के लिए मैं एक स्केल लाऊं ऐसे रब करके तुम्हारे सामने कागज चिपका दूं, बोलूं मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, कितनी बड़ी बात है, मजे आ गए, आई डोंट लाइक। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वो है जिसमें जनरेटर तो घुमा के दिखा दिया तुम्हें करंट डाल के, अब मजे आ गए, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए भाई, मैंने आदमी को देखा हाइड्रोजन गैस की बबल चुरा के पॉप साउंड, पॉप साउंड मैं होठों से प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तुम्हें तो आती होगी ना, होगी पॉप साउंड। क्या लीव, ध्यान से बात समझें। हम लोगों ने फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन का मतलब हमने इसको रब किया। तो पता है जब तुम हाथों को रब करते हो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है हाथों में? हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। हीट के फ्लो होने से हम जब किसी भी स्केल को किसी बॉडी से रब करते हैं तो हीट के फ्लो होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी, तुम खुद बताना, किसी भी कमरे के अंदर जब गर्मी ज्यादा होगी तब उनके पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होगी कि ठंड में ज्यादा होगी? टेम्परेचर ज्यादा, पार्टिकल की एनर्जी भी ज्यादा। हम जब उसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? इलेक्ट्रॉन गर्म हो जाएंगे और गर्म पार्टिकल तेज चलना चाहता है, तो हम जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और थर्मल एनर्जी के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पे, मतलब वो खुद को उस जगह पर स्टेबल नहीं कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल के जिस बॉडी से हम रब कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं स्केल को अपने बालों से रब कर रहा हूं, तो हमने यहाँ पे कोई बाल बना दिया, ठीक, एक बाल है, हम जब स्केल को अपने बालों से रब करते हैं तो हीट बनती है, उस हीट के बनने से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से बाहर निकल के आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से मेरे बालों पे आएंगे तो मेरे बालों पे कौन सा चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के आने से? नेगेटिव चार्ज। और यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए तो स्केल पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से जब दो बॉडीज पे चार्ज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन से चार्ज करना बॉडी को। कंडक्शन का मतलब क्या? दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाना और चार्ज हो जाना, पहली काम की चीज। फ्रिक्शन का मतलब क्या? दो बॉडी को रब करना, रब करने से हीट बनती है, हीट बनने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे वहां पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और स्केल पे जिस जगह से गए उस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब इसमें एक छोटे सवाल का जवाब दें, बाल का मास इंक्रीज या डिक्रीज?
इंक्रीज हुआ होगा, बाल का मास इंक्रीज हुआ होगा क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, और स्केल का मास डिक्रीज हुआ होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन निकल के गया, मास डिक्रीज कर गया। एक छोटी सी काम की बात है। अब इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सी टेबल आती है जो कि तुम्हें रटनी पड़ेगी कि अपने पास में कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कौन सी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। कुछ है जैसे कि कोई तुमसे पूछे फल, ग्लास, प्लास्टिक, इन पे कैसा चार्ज आएगा, तो अपने पास में कुछ बॉडीज है, लेकिन पहले इस बात को समझो, फ्रिक्शन करने से मतलब दो बॉडीज को रब करने से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, और हीट के प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के जाएंगे वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचेंगे वहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दो बॉडीज पे चार्ज लाना इस तरह से कहलाता है फ्रिक्शन। दो बॉडीज को कांटेक्ट बनाना क्या कहलाता है, कंडक्शन। हम इंडक्शन को ध्यान से देखेंगे, पहले इसे लिख लें, इसको फिर करता हूं। देखो मैं तो लोगों को कल वो भेजे थे, उसमें केमिस्ट्री कितने पन्ने थे, मैं चेक करूं कितने, और इसके 190 के आसपास से होंगे, जो भी है कोई नहीं। हाँ भाई, इसको भी बाद में भरेंगे ना। इंडक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। इंडक्शन में बॉडी को, पहली बात कंडक्शन में किससे होता है, कांटेक्ट से। फ्रिक्शन में हीट, थर्मल एनर्जी से। और इंडक्शन में होता है चार्ज का ट्रांसफर विदाउट एनी कांटेक्ट, किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज लेके जाना है बिना छुए, बिना फ्रिक्शन के, कैसे संभव है। जैसे कि अपने पास में ये कोई बॉडी है जिसपे है नेगेटिव चार्ज, ठीक, इस पे नेगेटिव, और ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इस पे नेगेटिव का ट्रांसफर करना है बिना कांटेक्ट के, दैट इज इंडक्शन। बिना कांटेक्ट किसी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर करना इज कॉल्ड इंडक्शन। अच्छा, ये बात तुम अगर मुझे बताने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं बता सकते हो, और जब मैं बताऊंगा तो फिर बोलोगे ये क्या बात हुई। उसका रीजन तुम्हें भी समझ में आएगा। तुमने बड़े बुजुर्गों की पहेलियां सुनी है कभी? किसी को बड़े बूढ़ों की कोई पहेली याद हो? कुछ मुझे हल्की फुल्की याद नहीं आ रही है, अजीब से शब्द है उसमें, अजीब मतलब पागल होते हैं कुछ, तो जानता हूँ ऐसों को पर्सनली। खैर, ध्यान से देखना, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफर करना विदाउट एनी कांटेक्ट, तो इसके लिए एक बॉडी से काम नहीं चलेगा। इस पे हम लोग एक बॉडी और लेके आएंगे, इसको टच नहीं करना। जैसी बॉडी यहाँ आएगी और ये वाली बॉडी यहाँ पे रखी है, तो इस पे नेगेटिव वेग यहाँ पे क्या पैदा होगा, इस पे नेगेटिव है तो उस पे अपने आप क्या पनप जाएगा। पनपने को अंग्रेजी में इंडक्शन कहते हैं, पनपना। इंडक्शन यानी कि पनपना, इंड्यूस होना, ठीक। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं पनपता, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चार्ज पनपेगा, मतलब किसी चार्ज बॉडी के पास ले जाने से। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, मैग्नेट है तो मैग्नेट को किसी लोहे के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक खिंच के आ जाएगा। मैग्नेट के जाने से लोहा भी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है और चिपक जाता है। मैग्नेट से दूर होते ही वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव आने से यहाँ पे कौन सा चार्ज पनपेगा, पॉजिटिव चार्ज पनपता है ऑटोमेटिकली, उल्टा ही पनपेगा। हमने भी जाना कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल वाली कहानी।
और फिर इस पॉजिटिव चार्ज के गोले को यहां से खिसका के यहां लगा देंगे, तो इस पॉजिटिव पे, इस गोले पे पॉजिटिव होने के कारण इस पे कौन सा पनप जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ला दिया उतना ही जितना इस पे था, बिना इसको कांटेक्ट में लाए। मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव लाना है, तो तुम इसको ऐसे लेकर आओगे। एक बॉडी यहां लेके गए, पहले इस पे पॉजिटिव पनप आया और फिर इस पॉजिटिव वाले को न्यूट्रल के पास लेके गए, इस पे नेगेटिव पनप आया, तो नेगेटिव से नेगेटिव ट्रांसफर किया। अब मान लो मैं तुमसे ऐसा कह देता कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करके दिखाना कि अगर तुम्हारे पास में इस जगह कोई बॉडी है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव कैसे लेकर आओगे बताओ। सिंपल सिस्टम है, इस जगह पे एक बॉडी लाएंगे सिंपल सी, पॉजिटिव देख के इस जगह पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसको खिसका के यहाँ पहुंचा देंगे और नेगेटिव देखकर इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। बस किसी बॉडी को विदाउट एनी कांटेक्ट चार्ज करने का तरीका ये है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ पे चार्ज आधा हो जाता है, मतलब अगर इस पे 50 है तो दोनों बॉडी जब जुड़ेंगी दोनों पे कितना कितना हो जाएगा, 25-25। यहाँ आधा नहीं होता, लेकिन उस पे 50 है, इसकी वजह से इस पे पनपा, तो इस पे भी अब 50 ही होगा अगर ये दोनों सेम साइज की हैं। मतलब इसका चार्ज इस पे बटेगा नहीं, यहाँ बट जाता है, यहाँ आधा बट गया कंडक्शन होने में, यहाँ बटता नहीं है। लेकिन मेन बात, कंडक्शन क्या चीज है, चार्ज को ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्ट, इंडक्शन विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, और उसका फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी। बस ड्राइंग बना दो, छोटी मोटी चीज है, ऑब्वियसली तुमको इसमें तहलका मचाने की कोशिश मत करो, ठीक है। आगे निकलते हैं। अभी इसे फिल करें, याद करेंगे, ठीक। कौन सी चीजों पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ग्लास की रॉड पर, कांच पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वूलन क्लॉथ्स पे, ये एमसीक्यू में आते हैं इस वजह से, वूलन क्लॉथ्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वूलन क्लॉथ्स पे। कैट हेयर क्यों लिखा है, हॉर्स बफेलो काउ क्यों नहीं, तो यही पूछते हैं, कैट हेयर ही पूछते हैं इस वजह से। और ड्राई हेयर वाले, सूखे वालों पे, ड्राई हेयर पे, उन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी ध्यान रखिए। एक मिनट, इस पे पॉजिटिव आता है, हाँ, तो इस पे पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाते हैं, स्केल पे नेगेटिव आता है, एग्जैक्टली स्केल पे नेगेटिव चार्ज आता होगा, इस बात को ऐसे लिखिए। मास इसका इंक्रीज नहीं होता होगा, इसका मास डिक्रीज होता होगा, जबकि इसका मास इंक्रीज होता है। नहीं मतलब मुझे मत काटना, एक लाइन के बाद लिखना, ध्यान रहेगा जीवन भर कि हाँ हमने कुछ ऐसा भी लिखा था। इलेक्ट्रॉन हमारे बालों से जाते हैं स्केल के ऊपर, ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद में किस किस चीज पे नेगेटिव चार्ज आता है, प्लास्टिक की चीजों पर, प्लास्टिक की चीजों पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास रॉड, वूलन क्लॉथ्स, कैट हेयर, ड्राई हेयर, सूखे बालों पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा, प्लास्टिक पर, उसके बाद में एवोनाइट रॉड, एक प्रकार का धातु जैसे कि कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, प्लेटिनम, एवोनाइट एक प्रकार का धातु है। प्लास्टिक की चीजों पर, एवोनाइट पर, और जैसे लेदर हुआ, वो सबसे बढ़िया, कॉम्ब, कंघे पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये भी ध्यान रखें, कंघे पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम कंघे बाल में फैलाते हैं, बाल में पॉजिटिव आता है, तो कंघे पर नेगेटिव आता है, लॉजिकल बात है। बालों पे पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि तुम्हें स्पेशली कुछ बातें लटरे को इसीलिए बोलती है, एमसीक्यू में आ जाती हैं। दिस इज वेज ऑफ चार्जिंग, मतलब सिंपल बात, फ्रिक्शन, थर्मल एनर्जी, कंडक्शन कांटेक्ट में, और इंडक्शन यानी कि विदाउट एनी कांटेक्ट, उसके लिए तुम्हें कम से कम 2 बॉडीज की नीड पड़ती है, दैट्स इट। अब सभी लोग
चैप्टर के असली दूसरे पॉइंट पे आ जाए, उसमें डिस्कशन चाहिए काफी, बहुत सारा चाहिए। देखिए भाई दूसरा पॉइंट देखो, कूलम्ब्स लॉ। क्या करा सकते हैं? हाँ वो अर्थिंग करते हैं उसमें, वो अलग हाँ है उसमें कंबाइंड अर्थिंग ऐसे करके लाइन खींचना ना, वो तुम लोग किताबों की भाषा में देखोगे वैसे, पर एक्चुअली इसकी नीड है ही नहीं, सुन नहीं सकता। हाँ। अच्छा देखो सभी लोग दूसरे पॉइंट को बिल्कुल डबल स्टार ट्रिपल स्टार, मतलब जो भी तुम स्टार लगा सकते हो उसके साथ लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ। तुम जब भी इस कहानी को जहां भी सुनोगे ना, वहां तुम्हें एक बात लगेगी मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, ठीक है? कूलम्ब्स लॉ में लेकिन मैं तुम्हें दो डिवीजन देता हूँ। तुम्हें कूलम्ब्स लॉ दो टाइप से पढ़ना है। पहला पढ़ना है स्केलर फॉर्म में, जो कि बहुत आसान, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आता है और लॉजिक समझ में आता है। उसका वेक्टर फॉर्म बहुत बकवास, बहुत घटिया, बहुत कठिन, बिल्कुल समझ में नहीं आता, पर कोशिश अच्छी होती है, देख लेंगे अपन लोग, बहुत बढ़िया खिलाड़ी निकल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन एक बात और, तो पता है वेक्टर दो लोगों से मिलकर बनता है, कोई भी वेक्टर दो लोगों से मिलकर बनता है। किस किस से? एक तो उसके मॉड से और दूसरा कैप से। ये बात मैं लिख के छोड़ दी, मैं ऑब्वियसली कूलम्ब्स में वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर ही नहीं पाऊंगा आज, मुझे आराम से स्केलर फॉर्म पे जाना है और कोई दिलचस्पी नहीं दिखानी है, तो मैं इसको जल्दी से खत्म करवाने की। आराम से चलते हैं, ध्यान से देखना। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, ठीक है? ध्यान से सोच समझ के कुछ बातों के जवाब दें। सभी लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है क्या? क्या मतलब है उस बात का? बता लक्ष्मी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जिनको याद नहीं आया मैं तुमसे कह रहा हूं कि F इक्वल्स टू में G(m1 m2) अपॉन में r²। ये है फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या चीज है वो समझो। मैं बेसिकली बात जानता हूँ, मेरे पास में अगर ये कोई मैग्नेट है, मैग्नेट नंबर 1, ठीक है, और ये कोई मैग्नेट है, मैग्नेट नंबर 2, तुम लोग मुझे बस एक छोटी बात बता दो। अगर मैग्नेट के ये मतलब ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, ठीक, और ये वाली मैग्नेट का ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तुम्हारा जवाब निकल के आए। पहला, अगर मैंने मैग्नेट के साइज को बड़ा कर दिया तो इनकी अट्रैक्शन फोर्स कम या ज्यादा? यानी कि अगर साइज को ज्यादा करेंगे तो फोर्स ज्यादा होगी और साइज को कम करेंगे तो फोर्स भी कम होगी। बेसिक सी बात है। दूसरे सवाल का जवाब दें। अगर मैंने मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दिया, अगर मैग्नेट को दूर करते चले जाएंगे तो उनके बीच की फोर्स कम होगी, और डिस्टेंस को कम करेंगे तो मैग्नेट के बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। यानी कि तुम इस बात को जानते हो साहब, अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी और अगर डिस्टेंस को घटाओगे तो फोर्स, अच्छा मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक घटेगा दूसरा घटेगा, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटने दूसरा भी घटेगा, ये डायरेक्ट है। लेकिन डिस्टेंस की गेम में उल्टा हो गया। अगर डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो फोर्स कम, और अगर डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा। लॉजिकल बात है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझ में नहीं आता। चुंबक के बीच की दूरी ज्यादा कर ली तो नहीं चिपकेंगी, दूरी कम करेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स
प्रपोर्शन। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बहुत बढ़िया बातें जानने की आवश्यकता है, ध्यान से देखना। अगर हमने चुंबकों को पास लिया तो उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी एक दूसरे को खींचने की। डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया तो फोर्स घट जाएगी एक दूसरे को खींचने की। मतलब उनके साइज और उनकी डिस्टेंस से किस बात पे इंपैक्ट पड़ेगा? फोर्स पे। फोर्स बढ़ भी सकती है, फोर्स घट भी सकती है। सेम यही होता है दो प्लेनेट के बीच में। अगर अपने पास में कोई भी दो प्लेनेट है, सबसे बढ़िया प्लेनेट अर्थ, उसके बाद में ये सन मान लिया, तो इन दोनों के मास भी होगा ऑब्वियसली। अगर इन दोनों का मास ज्यादा होगा, ज्यादा बड़े प्लेनेट होंगे, तो इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। अगर इनके बीच की डिस्टेंस को ध्यान से सोचो, अगर दूरी बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, दूरी कम कर देंगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। लॉजिकल बात है। तो इनके बीच की फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स निकलती है G m1 m2 में d²r²। उनके बीच की दूरी का स्क्वायर m1 m2 का मल्टीप्लाई। अब इस दूरी के स्क्वायर का मतलब समझो। अगर मैंने इनके बीच की फोर्स डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो मुझे लॉजिकली ये बताओ कि डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाने से फोर्स कम या ज्यादा? कितनी? 9 गुना। 3 गुना बढ़ने से कम होगी 9 गुना। अच्छा, मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया, मैंने डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया, तो पहली बात तो फोर्स कम होगी। कितनी? 16 गुना। अगर मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को 5 गुना कम कर दिया, मैंने इनकी डिस्टेंस को कम कर दिया 5 गुना, तो फोर्स कम या ज्यादा? ज्यादा। कितनी? 25 गुना। मतलब फोर्स डिस्टेंस से स्क्वायर में बढ़ती है, स्क्वायर में घटती है। अगर मैंने डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 100 गुना डिक्रीज करेगी। अगर मैंने डिस्टेंस को 5 गुना कम कर लिया तो फोर्स 25 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो बॉडीज की फोर्स दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो उनकी डिस्टेंस पे और दूसरा उनके साइज पर, उनके मास पर। जिसका वजन ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ग्रेविटेशन में दोनों बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपल्शन नहीं कर सकती। लेकिन मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल्शन भी कर सकती है। मैग्नेट दोनों काम कर सकती है। हेलो, नमस्कार जी। 4:30 पे जी। हाँ भाई, मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपल्शन भी कर सकती हैं। लेकिन ग्रेविटेशन में जो प्लैनेट है वो एक दूसरे को बस अट्रैक्ट कर सकते हो, रिपल्शन नहीं कर सकते। तो मुझे चार्ज के बारे में क्या कहना चाहते हो? चार्ज अट्रैक्शन ही कर सकता है कि रिपल्शन ही कर सकता है कि दोनों? दोनों। अगर दोनों सेम होंगे तो रिपल्शन, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन। अब उनके बीच की फोर्स कैसे निकालेंगे? उनके बीच की दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कैसे निकाली जाएगी उसे ध्यान से देखते हैं। पहली बात, अगर तुम प्लैनेटों की बात और मैग्नेट की बात को ध्यान रख सकते हो तो तुम इसको समझ सकते हो। जैसे कि दो प्लैनेट के बीच में लगने वाली फोर्स को निकालने के लिए G m1 m2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। वैसे दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन, कोई सी भी निकालने वाले जिस फॉर्मूले को हम बनाने वाले हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी तुम फोर्स निकालते हो दो प्लैनेट के बीच में, और कूलॉम्स लॉ से तुम फोर्स निकालते हो दो चार्ज के बीच में। अंतर क्या है ग्रेविटेशन में और इसमें? ग्रेविटेशन की फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपल्शन भी कर सकती है। हालांकि इसको पढ़ने के बाद में पॉइंट आएगा कि जब डिफरेंस लिखेंगे दोनों के बीच में कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है। लेकिन एक काम की चीज, हमारे पास में ये एक चार्ज है, इसको नाम दे दिया Q1। इसको तुम्हें स्मॉल करना चाहोगे है ना? ये स्मॉल चार्ज है Q1, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था Q1 हो बड़ा या छोटा, Q1 Q2। इसकी दूरी कितनी है? R है। अब तुम Q1 और Q2 को पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल मत मानो। Q1 Q2 तुम्हें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि दोनों पॉजिटिव है तो इस बात का मतलब इनके बीच में लगने वाली फोर्स कैसी होगी? रिपल्शन होगा।
अगर मैं तुमसे कह दिया कि भाई ये वाला भी नेगेटिव है ये वाला भी नेगेटिव है, अब भी क्या होगा, दोनों दूर जाएंगे। अगर मैंने कह दिया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। लेकिन ऐसा हम ग्रेविटेशन में नहीं कर सकते। एक काम की बात और सोचो ध्यान से, जरा दिमाग से सोचना, अगर हम चार्ज के साइज को बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैंने चार्ज के साइज को बड़ा कर दिया, बड़े बड़े चार्ज ले लिए, तो उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी। अगर मैंने उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी को बढ़ा दिया तो उनकी फोर्स घटेगी। अगर दूरी को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। जैसे फॉर्मूला बनता है Gm1m2/r², इसका भी सेम बनेगा, लेकिन ध्यान से बात सुनो, इनकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के। इस बात का मतलब दिमाग में डालने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि बस हम इन्हें देखते हैं मुझे समझ में धूल कुछ नहीं आता, तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात। अगर तुमने दोनों चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी, दोनों चार्ज बड़े कर दिए, जैसे दो मैग्नेट बड़ी कर दी उनकी फोर्स बढ़ गई, वैसे अगर तुमने दोनों चार्ज बड़े बड़े कर लिए तो उनके बीच की फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। दो चार्ज का साइज बड़ा कर दिया तो उनके बीच की फोर्स भी ज्यादा होगी। दोनों चार्ज छोटे छोटे कर दिए तो उनकी फोर्स भी डिक्रीज करेगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों चार्ज के। इस बात को चार्ज से समझना छोड़ दो ना, इसको वैसे समझो ग्रेविटेशन से, सबसे बढ़िया मैग्नेट से समझो। अगर दो मैग्नेट बड़ी हो गई तो उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, मैग्नेट छोटी हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स कम। ठीक सेम टू सेम, चार्ज ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, चार्ज कम फोर्स भी कम। अब इस बात को वापस से देखें, अगर इनके बीच की, इसमें तो बता के नहीं है क्या मतलब, अच्छा हेलो 4:30 पे फिलहाल तो इस वीक में 2-4 दिन जब भी रहेगी टाइमिंग थोड़ी चेंज होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा जी, मैं बता ही दूंगा, मैसेज भी क्या बता भी दूंगा अगर ज्यादा रहता है, लेकिन अगले वीक से मैं टाइमिंग थोड़ी चेंज करूंगा जी। हाँ भाई, तो फोर्स दोनों चार्ज के साइज पे डिपेंड करेगी। दोनों साइज अगर बड़े होंगे तो फोर्स ज्यादा, साइज छोटे फोर्स कम। डिस्टेंस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम तो फोर्स डायरेक्ट की इनवर्स, इसीलिए इसको सामने लिखेंगे 1/r²। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स वो भी स्क्वायर में। इन दोनों को मिलाने पर, इनको हटा देते तीनों को, वो तुम ऐसे समझो ना, सामने लिखा है तो डायरेक्ट है और उल्टा लिखा है तो इनवर्स है। दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r²। अब जैसे हम लोगों ने वहां तक देखा है फोर्स प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन में r², तो प्रोपोर्शनल क्या लगता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला मतलब G M1 M2 अपॉन में r², उसमें G की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे करके कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट किसी बालक को जीवन में कभी पता नहीं होता, उसको पढ़ने वाले लोग बता रहे होते हैं कि कांस्टेंट ये लगेगा, तो कांस्टेंट देखो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में r²। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ये बहुत बढ़िया। तब वहां पे तो K की G की वैल्यू थी, K की वैल्यू है K की वैल्यू ध्यान से सुने, K की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये कैसे बनाया मैंने वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक बार रुक के बताता हूँ, सुनो। F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। सभी लोग यूनिट लिखवाएंगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, K की मुझे पता नहीं, चार्ज की कल तक सुन रहे थे हम लोग कूलम, वापस से चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की, डिस्टेंस किसमें लगती है, किलोमीटर मीटर सेकंड मीटर, फिजिक्स में मानने जाने वाला किलोमीटर भी सही है लेकिन मीटर, तो मीटर का स्क्वायर मैंने उधर ले जा तो न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, K इंटू में C इंटू सी स्क्वायर, डिवाइड में लेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर इक्वल टू में K की यूनिट लगाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, K की यूनिट। ठीक है, मैंने बना के लिखी, बस मिटा दी, तुम लोगों को बुद्धि नहीं डालनी है, पर ध्यान से बात समझो। K की वैल्यू 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और K को ऐसे भी खोलते हैं, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कभी कभी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा कि किसी ने फोर्स का फॉर्मूला लिख रखा हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r², तो तुम फड़फड़ाओगे नहीं, सीधी बात ये। अभी एप्सिलॉन नॉट पहली बार जो पढ़ा वो बोलता हूं, दिस इज एप्सिलॉन नॉट KNOT, ये एप्सिलॉन नॉट है।
ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्या चीज है वो सब मदन दो ना, तुम्हें ये समझ में आता ना कि कूलम्ब फ्लो से क्या निकालते हैं, दो बॉडीज के बीच की नहीं, दो चार्ज के बीच की फोर्स, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर दोनों चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, दोनों चार्ज की वैल्यू घटाएंगे तो फोर्स घटेगी, दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम, दूरी कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके मास के नहीं, चार्ज के मल्टीप्लाई के, और फोर्स इनवर्स है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। हमें सवाल करने फिलहाल, लेकिन अभी रुक जाओ, तो पहले बात समझो ठीक। वैसी कॉपी चल रही है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, सुनो ध्यान से देखना। मैं बस इन दो बातों से डेफिनेशन बनाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन याद नहीं करनी होती है, किताब में से टीप के लिखवाने का कोई मजा नहीं है। खुद देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं, द अट्रैक्टिव और repulsive force between two charges, दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है, ठीक है, मेन बात कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं, फोर्स किसके बीच में, दो चार्ज के बीच में, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, इज, ध्यान से तो थोड़ा लिखने पे थोड़ा कम ध्यान, इधर सुनो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से हम दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो वो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फिजिक्स कठिन नहीं है, बस शब्द थोड़े से भयानक लगते हैं। अब मुझे यही नहीं पता मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी मात्रा कितनी है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि इस कुर्सी के वजन का मैग्नीट्यूड कितना है, 400 ग्राम, इसमें कितना वजन है, तो मैं तुमसे बोलूं कि भाई बताना अपने पास में ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 कूलम्ब। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना बड़ा चार्ज है। मैं कहता हूं ये है 100 कूलम्ब, तो कौन सा चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, 100। मैग्नीट्यूड यानी गिनती, काउंटिंग, किसकी संख्या बड़ी है, 100 वाली संख्या बड़ी। मैग्नीट्यूड यानी कि काउंटिंग, ये लो काउंटिंग, गिनती। अब से बड़ा सबूत क्या चाहिए तुम्हें, ये लो, गिनती को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से बना रहा हूं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सीधी बात ये कि हम जैसे ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं उससे हम दो मास के बीच में फोर्स निकालते हैं, यहाँ पे हम दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालते हैं, और जिस आदमी ने सिद्धांत दिया उसका नाम कूलम्ब, और उसको कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये तो बिल्कुल सेम है। हाँ, अब इसी सेम से मैं तुम्हें क्विज दिखाता हूँ, मुझे देखो तब तक, मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा। तुम सभी मिस्टर बीन को जानते हो हैं? मीम्स देखिए सबने, हाँ ये देखना ध्यान से, नहीं समझ में आ रही, देखनी ना, ये न्यूटन बना रहा था G/m में r², ये वहां से उजक रहा था, जैसे ही इसने देखा कूलम्ब ने K/r²। नीम समझ में तुम कम आती हैं, दिख नहीं रहा, अब भी नहीं दिख रहा, और देख ले,
ठीक है, मैं नील को सेंड कर देता हूँ। ध्यान रखूंगा कि सेंड करते बाद में करूँगा। इस नकल के इंसिडेंट से वाकया याद आता है, बहुत पुराना है। अरे यार चलेगा, देखिए। हेलो, हाँ जी, कल तक जी, एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा जी। नहीं क्यों हो रहा है? एक मिनट जी, बताइए। अच्छा जी, अच्छा मतलब मैं कितनी करूं? जी 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 जी, तो मैं मतलब अभी वो पूरी तो गलत होना ही कहीं ना कहीं तक। जी जी, और तो कब निकल जाएगा? कल ही, कल निकल जाएगा, परसों पहुंच जाएगा, 2 दिन हो जाएंगे। अच्छा अब वो तो ठीक है, पर कंप्लीट शादी एक बार में? तो एडवांस मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कर दूंगा अभी के एडवांस पे, बाकी तो आने के बाद कर दूँ ना। जी अच्छा, ओके। तो मतलब ऐसे क्यों, मतलब जो मतलब मान लो 100 1200 एक बार में जा रहे हैं, तो क्या उन सबकी 2-3 करोड़ की एक बार में हो जाती है? जी हाँ, वो वही तो। हाँ जी जी, तो कंप्लीट नहीं, मैं हाफ अभी करता हूँ, हाफ आने की बात करूँगा, ये कह रहा हूँ। जी अच्छा, हाँ देखिए पूछे, बिल्कुल इसमें तो मतलब बिल्कुल जनरल पॉइंट है, आप डिस्कस कर लीजिए। जी ठीक ठीक। हाँ भैया, अब कहीं चल रहे थे? हाँ मीम पे चल रहे थे। इन ध्यान से देखना है ना। हाँ मैं इंसिडेंट सुना रहा था तुम्हें एक नकल का, बताता हूँ। यूपी बोर्ड में नकल चल रही थी, तुम लोगों ने सुना होगा वो दिल्ली में कुतुब मीनार है, नहीं सुना? मतलब मैं सुन लिया, याद आ गया। मतलब एक बालक आगे बैठा था, टीचर्स नकल कर रहा था, उसको उजक रहा था, जैसे ये उजक रहा था गुलाम सुलम, मतलब इसने झोल छोड़ दी ना इस वजह से, कुछ वो उजक रहा था उसकी में। बोले था दिल्ली में कुतुब मीनार है, जैसे एकदम से अल्लाह होगा खिलाएंगा कि खिलाएंगा, किसने लिख दिया कि दिल्ली में कुतिया बीमार है। सेम एग्जांपल, वो GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर लिख रहा था, जैसे ही उसकी आंख गई सीधे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर दिया। तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फील ये कि तुम इसको ना कंपेयर करो कि हाँ, जैसे ग्रेविटेशन में 2 मास के बीच में निकलती है, इसमें 2 चार्ज के बीच में निकलती है, दैट्स इट। मैं क्यों मूड मार रहा हूँ? ठीक है, अब मेरा काम है कि मैं तुम्हें स्केलर फॉर्म में सवाल दिखाता हूँ, ध्यान से सवाल देखना, लेंथी। ठीक है, क्वेश्चन समझना काफी सिंपल सिस्टम हो सकता है जहां तक तुम्हें लगेगा। देखो ये टच आता है ना ग्रेविटेशन से, कि इसका क्या मतलब है कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स, तो ये उल्टे लिखे जाते हैं, सीधा लिखा जाता है। इसको समझो, स्क्वायर क्यों लगा है? क्योंकि स्क्वायर में बढ़ती और घटती है। ठीक, मैं इसे बैठा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तुम न्यूमेरिकल देखो पहले, उसके बाद तुम्हारा दिमाग और बड़ी तरह से खुल जाएगा।
हम लोगों ने अभी तक के बारे में जो लिखा 1/4πε0 उस पर चर्चा नहीं करी जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर की कुछ अगले पड़ाव में लिखा होगा, देखना कहीं पे परमिटिविटी लिखा है किसी में मैप में, हाँ तभी करेंगे। तुम सवाल देखो, इस कूलम स्लो में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास में अभी यहाँ करें है ना, ये लिखा हुआ 4 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे एक और चार्ज है दैट इज -2 कूलम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। 2 मीटर सबको अनुमान है कितना होता है, लगभग इस बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, एक चार्ज माइनस कूलम माइनस के 2 यहाँ रखा है और एक चार्ज प्लस के 4 कूलम यहाँ पे रखा है, इनके बीच का गैप है 2 मीटर। हमें इनके बीच में लगने वाली फोर्स निकालनी है, पर तुम मुझे बताओ अट्रैक्शन है रिपल्शन, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, अट्रैक्शन, ये तुम्हें फॉर्मूला नहीं बता सकता, स्केलर फॉर्म वाला फॉर्मूला नहीं बता सकता, वेक्टर फॉर्म बता सकता है कि अट्रैक्शन होगा कि। तुम्हें अपने आप सोचना पड़ेगा कि दोनों चार्ज ऐसे हैं तो अट्रैक्शन की रिपल्शन अट्रैक्शन, मतलब दोनों के बीच में फोर्स एरो लगाना खुद से ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश करेंगे, ये तुम्हें लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखा F में K Q1 Q2 बॉन्ड में R², जरा K की वैल्यू बोलेंगे 9 × 10 की पावर 9, Q1 की जगह पे, Q2 जगह पे बोलो, हाँ ज्यादा बोलो ना, तेज बोलो, यही रोकना चाह रहा हूँ, बोलो 2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी कि अपने पास में रहेगा 9 × 10 की पावर 9। अभी रुको आता हूँ, 8 अपॉन में 4, 4 से 8 काट दिया 2, यानी कि 2 × 9 18 × 10 की पावर 9 न्यूटन की फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, इतनी। अच्छा एक मिनट, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव नहीं लिखते, नहीं, सबको पॉजिटिव ही लिखते हैं। हाँ, जब मैंने तुमसे कहा कि मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैंने तुमसे यही बोला कि गिनती लेते हैं, बस साइन नहीं लेते। साइन का मेन काम क्या है, अट्रैक्शन होगा कि, वो तुमने खुद लगा लिया, साइन की कोई वैल्यू नहीं है फोर्स निकालने में। इसीलिए जो मैंने तुम्हें K Q1 Q2 फॉर्म में R² लिखवाया है उसको मॉडिफाई करेंगे, काटना नहीं भाई, की मॉडिफाई करना। तुम्हारे पास लिखा हुआ है ऐसे करके फॉर्मूला डेरिवेशन में K Q1 Q2 अपॉन में R², तुमने सबसे पहले लिखा 4 प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q1 Q2, फिर 1 अपॉन में R² ऐसे करके लिखा है। तुम्हें बस एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, इसके आगे मॉड लगा दो। तो मॉड का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, हम जब भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और प्लस माइनस का काम है अट्रैक्शन रिपल्स समझाना, वो मैं खुद देख लूंगा। मॉड और लगा दो उसके आगे, बस छोटी सी बात। अब सभी लोग इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। मैंने 2 चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स निकाली, तुम मुझे ये बता सकते हो कि फोर्स अट्रैक्शन कर रही है कि रिपल्शन, अट्रैक्शन, तो ब्रैकेट में अट्रैक्शन और लिख दो, हालांकि मत लिखो, कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम समझ गए ना, दैट्स इट, उससे बड़ा कुछ नहीं। एक बात और, सभी लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये वाला ट्रैवल हर बार किया है, कुछ लोगों ने 9th से वाला ट्रैवल किया है, कुछ लोग 9th से ट्रैवल कर रहे हैं, सबने देखा ये, 10th में भी देखा, 11th में भी देखा और 12th में दोबारा देख रहे हैं, बहुत से लोग पहली बार देख रहे हैं। हाँ भाई, हमने बाजार भेजा किसको, मैं सरदार चंद्रकांत श्याम को, अच्छा आज वो है नहीं, अब तो वो ही नहीं है दुनिया में, ठीक, पढ़ाई की दुनिया से बाहर है। कर क्या रहा है वो डिप्लोमा, हाँ पॉलिटेक्निक ठीक। हाँ भाई सभी लोग बता, 10 की पावर 0, इसको ऐसे मजे नहीं आएंगे। इसमें किसी आदमी को मार्केट भेजो, तो मैं से किस किस का फेवरेट फूड आउटडोर है, मतलब बाहर का खाना अच्छा लगता है, लाइक पेटीज, नूडल्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बताएं क्या किसी का, सबका ये मन में, बता बता बता, इसको भेज देते हैं। प्रतीक नहीं आया, मजे आते हाँ भाई ठीक है। 10 का 0 रुपए लेके हमने चंद्रकांत को मार्केट में भेजा, 10 का 0 यानी कि 1 रुपया। क्या खरीदेगा चंद्रकांत 1 रुपए में, पेट भरना है अपना, मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम बताओ, 1 रुपए की 2 या 1 रुपए की 4, 1 रुपए की एक सेंटा फ्रूट भी ले ले तो भी पूरे दिन चबा सकते हैं, नहीं 10 मिनट में खत्म हो जाती है वो भी, चलो ठीक है।
हमने 10 की पावर 1 कर ली, चंद्रकांत 10 पे 1 रुपए लेके बाजार गए 10 रुपए में, भाई साहब की बाइंग कैपेसिटी क्या खरीद सकते हैं? पेट भरा बताओ कुछ, क्या चांस बता दे? तो क्या बता रही है? 10 के बाद एक में 3 गोलगप्पे आएंगे, 4 मैक्सिमम, लड़के 5 ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, एक में पानी फालतू पी लेंगे और एक टिकिया ले लेंगे मैक्सिमम। 10 रुपए में क्या क्या मैक्सिमम खरीद सकते हैं? 4 टॉफी ले लो, एक 40 होगा, पूरे दिन खाएंगे। मतलब सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। साहब मैं 10 रुपए में एक चॉकलेट ले सकता हूँ, 10 रुपए में चाट ही लूंगा, एक आध तो खत्म कर ही लूंगा 10 रुपए में, मतलब फिर भी 1 रुपए से तो बेहतरीन है। 10 के बाद 2 रुपए में क्या कर सकते हैं? 100 रुपए में एक दिन का काम चल जाएगा कि नहीं, ये बताओ? आराम से, नहीं बुद्धि से चले तो। मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग वो 5 स्टार वाली फिजूल की दिखावट वाली हैबिट है कि 5 स्टार में अगर पानी मिला हमें 100 रुपए का, इससे बढ़िया तुम ढकेल पे जाओ, 10-20 रुपए की पेटीज खाओ, बर्गर खाओ, ये सब भर के पेट 100 रुपए में चित तो जाएगा आदमी, चाहे तो शांति से आराम से पूरे दिन का खाना पीना निकाल सकता है बड़े तरह से 100 रुपए में, समझदार आदमी। 10 की ऐसा नहीं कि अब 100 रुपए की टॉफी ले लेंगे, 4 से थोड़ा सोच बदलना भी सीखो, टॉफियां ही मांगते रहेंगे, गलत चीज, बदलें। 10 की पावर इस सबके हेलो, हाँ जी, अरे अब मुझे क्या पता कि ऑर्डर सीयू के आए कि नहीं आए, तो मुझे तो स्टार्टिंग से बोला ना कि हाफ हाफ करके जब आ जाता वो उससे पहले। नहीं मतलब ये तो कहीं ना कहीं गलत बात ही तो हुई। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हाफ बिफोर एंड हाफ आफ्टर पे तैयार हूँ, सीधी सीधी बात ये है। तो आप वो देखिए, क्योंकि देखो जेन्युइनली पॉइंट है कहीं ना कहीं, मतलब कैसे जी जी जी, तो वो तो आपके हाथ में ही है। जी अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि कितनी देर में अभी शाम नहीं फिर अभी निकलवाई दीजिए, फिर अगर मैं अभी करूँ तो कल निकलेगा, तो अगर शाम को करता हूँ तो भी कल निकलेगा, अभी करता हूँ तो भी कल निकलेगा। अच्छा कल निकल के कब तक पहुंचेगा फिर, मतलब संडे तक? अच्छा ठीक है, तो फिर शाम को करूंगा जब कल नहीं होना है तो, ठीक है जी। 500 हटाई दें ऊपर से, अरे नहीं वो भी कहीं ऐसा ना करें बाद में ऊपर से सीयू का ऑर्डर आए हैं। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं शाम को करता हूँ। ठीक ठीक, आप मुझे वो भेज देना किस पे कहाँ। ठीक हाँ भाई सुनो, 10 के बाद 3 रुपए लेके चंद्रकांत यानी 1000 रुपए लेके मार्केट में गया, चलो बिगाड़ दी, मजे आ रहे थे, पता है 1000 रुपए में चंद्रकांत एक दिन में कैसे गुजारा कर सकता है? बढ़िया, एकदम बढ़िया, मतलब खाना पीना 500 रुपए एक जेब में अलग, 500 का पत्ता लेके कहीं पे भी खाओ पियो मस्त, पेप्सी 4 लोगों को पिलाओ, दोस्त याद रखेंगे कि उस दिन हमारे दोस्त ने पार्टी दी थी, जन्म जन्म ध्यान रखेंगे कि चंद्रकांत ने पेप्सी की बोतलों में नहला दिया मैं। तो 1000 रुपए मतलब जैसे तीन एक वैल्यू है अपने आप में। 10 या 4 रुपए का मतलब 10,000 रुपए, एक दिन के 10,000 रुपए दिए भाई, कर ले खर्च। तुम सोचो कि खाने पीने की तो चिंता ही नहीं है, ठीक है। अब वो बात अलग है साहब, मैं 10,000 रुपए सीधे फोन ले आया जाके, भूखा बच जाऊंगा पर फोन चलाऊंगा, वो अलग चीज है। मतलब देखो कपड़े लत्ते ले लिए अपने लिए, जूत चप्पल ले लिए बड़े तरह से, खा पी लिए बड़े तरह से, ठीक है। एक आध लोगों को उधार दे दे 2,000 रुपए, जा तू भी जी ले,
ठीक, चलो एक और बढ़ा दें, 10 की पावर 5 यानी कितने हो गए? 1 लाख रुपए। सोचें 1 लाख रुपए की वैल्यू सोचें, क्या कर सकते हैं? 1 लाख रुपए में कोई आदमी तो छोटा मोटा धंधा खोल सकता है अच्छा खासा। जैसे कि ये कौन से पंडित पेटीज वाले, जानते पंडित पेटीज वाले को, पुल के नीचे उसकी पेटीज, इसीलिए स्वाद भले ना हो, साइज बड़ा है ना, खाने में टाइम लगता है, पेट भर जाता है, लंबे समय तक लगता है कि हमने किसी को 5 मिनट की जगह 15 मिनट तक खाया तो बहुत बढ़िया टाइम बीता। कोई बात नहीं, बड़ी पेटीज है। 1 लाख रुपए में बिजनेस नॉर्मली सेट हो जाता है। 20-30 हजार रुपए डालो, पेटीज लाए, प्याज टमाटर लाए, ढकेल के लाए पेटीज 100-200 रुपए की एक दिन की, और बेच आज के 50 हजार में हो जाता है सेट। दिन में 20 हजार कमा भी लिए, 5 हजार तो नॉर्मली कमा लिए, तो मतलब एक बड़े मतलब बिजनेस खुल जाता है। 10 की पावर 6 रुपए यानी कि 10 लाख। 10 लाख रुपए में कैसे अरमान हो सकते हैं? बुलेट आ जाएगी, ठीक है, बिजनेस लग्जरी बन सकता है। ढकेल क्यों खोलेंगे फिर? तो थोड़ा अच्छा सा खोल सकते हैं, दुकान पर किराए पे लेंगे, कांच वांच शीशे से लेस करवा के बढ़िया बना सकते हैं। अच्छा, 10 लाख रुपए की कुछ वैसी वैल्यू बताता हूँ जैसे नॉर्मली एक टाइम था, शायद अब भी है, गांव वगैरह में शादी हो जाती है, 1-2 लाख की लड़ामुटी, 1-2 लाख की दावत, 1-2 लाख का सामान, 1-2 लाख कैश दहेज, तो चित्त 10 लाख में भी बढ़िया अच्छी खासी शादी हो जाती है, वाकई बड़ी तरह से हो जाती है अगर मेंटेन करें तो। अच्छा, 10 की पावर 7 का मतलब 1 करोड़, जिसको हम लोग थोड़ा कम सोच के देखते हैं, 99 लाख। 1 करोड़ में भी 1 लाख कम है। 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ से कम है सारी वैल्यू, सुनने में समझ में आता है। एक नॉर्मल एवरेज आदमी जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख मतलब 1 लाख से ऊपर होती है, वो पूरी साल में 1 करोड़ नहीं कमा पाता है। सोचो, मंथली सैलरी 1 लाख कम भी नहीं लग रही है, पर फिर भी बता रहा हूँ 1 लाख से प्लस होने पर वो 1 करोड़ नहीं कमा पाता जीवन में। उसकी एवरेज 80 तक टच कर जाती है, 80-85 कर जाएगा, पूरी बिल्कुल नॉन मिक्स में जिया जीवन भर। तो 1 करोड़ को समझे, 20 करोड़पति, वैल्यू को समझो 1 करोड़। बात सोचना, यहाँ पावर कितनी है? 10 की पावर 9 न्यूटन। ये कोई मामूली फोर्स नहीं है कि मैं जाऊंगा अपने हाथों छुटा दूंगा इसको, नॉट पॉसिबल। 1 करोड़ बहुत, 10 के बाद 7 बहुत बड़ी वैल्यू है। 1 करोड़ इतना बड़ा नंबर है कि अगर तुम 1 करोड़ रुपए की दुनिया की सबसे घटिया जगह बैंक में एफडी बना के डाल दो तो महीने पे 50,000 रुपए आएंगे। एक सरकारी नौकरी तो चित्त है 1 करोड़ से। अगर इसी को मैंने 10 करोड़ 10 की पावर 8 कर दिया हो तो वही 50,000 5 लाख महीने पे आएंगे। महीने पे 5 लाख की एफडी, उसमें टैक्स काट के 4 लाख बचेंगे, मंथली 4 लाख आएगा 10 करोड़ से। तो वो जो मूवी है ना, कौन सी गोलमाल है शायद, जिसमें 10 करोड़ पैसे डब्ल्यू ढूंढते हैं वो एंड में, WWW, वो कितना पैसे ढूंढ रहे थे? 10 करोड़, वो भी सन 2010-11 वाले में। सोचो, वो जो बच्चा है जिससे वो संजय दत्त पूछता है कितने चाहिए तुझे, 10 करोड़। 10 करोड़ की वैल्यू समझे, मंथली 4 लाख, जस्ट इमेजिन, मंथली 4 लाख, ठीक है। तो करोड़पति होने वाली बातों को गहराई समझे। अच्छा, अभी तक टच कहाँ किया है कि 10 की पावर 9 न्यूटन है। तो जरा उस वैल्यू को भी समझा कर हम जो लिखते हैं, अगर मैं तुमसे लिखा कि फोर्स निकल के आई है 2 × 10 की पावर -9, मतलब ये कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है। -9 बहुत छोटी है, पॉइंटों में चली गई, 0.0003 4 5 6 7 8 9 10, इतनी छोटी फोर्स है ये, इतनी छोटी फोर्स है -9। और +9 इतनी बड़ी फोर्स है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो मैं तुम्हें करा दी 10 की पावर 8 तक ले जाके कुछ बात, जिससे कि अगली बार जब तुम सोचोगे, मैं लिखूंगा कि पृथ्वी का मास इतना होता है 6 × 10 की पावर 24 kg, OMG। अब निकलता है इतना बड़ा नंबर है पृथ्वी के मास, ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज है। अगर इस बात को ध्यान से देखें, सन का मास होता है 2 × 10 की पावर 30 kg। इस पूरे ब्रह्मांड का जो मास है, पूरे यूनिवर्स का जो मास निकाला गया है, वो 10 की पावर 55 kg है। तुम्हें लगता है 55? इस दुनिया की टोटल संपत्ति को जोड़ दें, आज तक जितना पैसा हुआ होगा, एक एक पाई जोड़ दें, एक एक सिक्का जोड़ दें, एक एक बिल्डिंग की कीमत जोड़ दें, तो वो 10 की पावर
13 और 14 तक टच कर पाएगा, 13 या 14 टच करेगा। दुनिया की सारी संपत्ति 13 या 14 टच कर पाएगी। सोचो कि 10 की पावर 9 कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स है। खैर हम कूलम्ब्स लॉ पे लौट के आते हैं और तुम्हारा मेन काम है फोर्स फाइंड करना। ठीक है, एक मोड वाला किस्सा निपटा दिया। तो हमारे पास बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। अपने पास में एक चार्ज है, देखना ऑब्वियसली कठिन नहीं होगा ये वाला, -2 कूलम, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर, और ये वाला जो फोर्स है वो चार्ज है ये -3 कूलम। इनके बीच की फोर्स निकाल ले। पहली बात अट्रैक्शन की रिपल्शन, ये पंखा चला दीजिए। Q1 Q2 आर स्क्वायर सेट पर लेता हूँ आंसर। कौन सा आ गया? सिंपल, F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में 0.5 का स्क्वायर जानबूझ के लिखा, जिससे कि तुम अपने अंदर से डर निकालो कि मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर मारना पड़ेगा। हाँ 0.5 का स्क्वायर 0.25 है ना, 0.25 पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 ऊपर चला जाएगा वो 100, यानी कि 9 इंटू में 2 इंटू में 3 अपॉन में 25 और ऊपर 10 की पावर 9 और 100 मिलके, जरा सोचना 100 यानी कि 2, 9 और 2 11। बाकी तुम सॉल्व कुछ मत करना, मैं लिख देना 9 दूनी 18 दिया 54 अपॉन में 25 इंटू में 10 की पावर 11 न्यूटन। ये काफी अच्छी भारी फोर्स है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अपने पास में ये लिखा है, इस सवाल को सॉल्व बताने के लिए -3 म्यूसी, ये लिखा है 1 मीटर और ये लिखा है 4 म्यूसी। हाँ म्यू जानता है कोई? नहीं तो सुनो ध्यान से, है ना, मुझे बताना था इसलिए, तो मौका चाहिए था इसको बताने का। और बस लिखा है 2 MC और लिखा है 2 म्यूसी, तो ये लिखा है मिली कूलम, ये है मिली कूलम, और ये जो नीचे लिखा है दैट इज माइक्रो कूलम। मिली कूलम और दिस इज माइक्रो कूलम। और ध्यान से देखें, एक लिखा मैंने 3 NC, दिस इज नैनो कूलम, नैनो कूलम, ठीक, मिली माइक्रो नैनो। और लिख देता हूं मैं 4 PC, P यानी कि पिको, पिको कूलम। ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, अगर तुम बता ही नहीं है तो परेशान रहोगे, इसलिए ध्यान से देखो। तभी तो मिली कूलम मिले तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मिली को कूलम में लाएंगे। अगर माइक्रो मिला तो 3 इंटू 10 की पावर -6, नैनो मिला 3 इंटू 10 की पावर -9, मिली माइक्रो नैनो। पिको मिला तो 3 इंटू नहीं 4 है ना, 4 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा टेबल बढ़िया, 3 से 9 12 चाहिए बढ़िया। मिली माइक्रो नैनो पिको, ध्यान से देखा। अब मैं फोर्स निकालूंगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम तब तक उसे लिखना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ध्यान से देख लें। पावर को अच्छे से डील करना। -3 4 का कोई चक्कर नहीं है, बस ये बताओ कि तीसरे वाले सवाल में अट्रैक्शन की रिपल्शन, बस माइनस प्लस का कोई लगा नहीं है ना। देखना f इज इक्वल टू, मैं k की जगह पे 9 10 9 ऐसे पावर आवर मत बोलो, ठीक है। पहला चार्ज कितना है 3 × 10 की पावर माइनस के 6, दूसरा कितना है 4 × 10 की पावर माइनस के 6, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर 1, क्या लफड़ा पड़ता कुछ नहीं, ठीक। आगे ध्यान से देखो तो 9 तिया 4 की 12 12 निम्न 108, और 10 की पावर ध्यान से 9 -6 न्यूटन, ध्यान से मतलब ध्यान से 10 की पावर 9 में 6 गए, 3 में से 6 गए, -3 10 की पावर -3 न्यूटन, बस ये आंसर निकल के आ गया। अगर तुम्हें बात चुभती है तो इसको सहज बनाना सीखो, मतलब अपने पास में ये लिखा है 108 अपॉन में 1000, अगर पॉइंटर लगाने की कोशिश करोगे तो 8 0 की जगह 0 0 1 और 1 की जगह पे पॉइंट कितने न्यूटन, 0.1 न्यूटन की फोर्स है इनके बीच में, ये बहुत कम फोर्स है, मामूली फोर्स है। मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें आंसर यहाँ रखने की आदत होनी चाहिए, इस जगह पे सोचने की, यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो ठीक है, पेको समझ में आता है ना। अगला ट्राई में एक बार मुझे बस एक सवाल का जवाब, बस वो दुखी ना करे। कूलाम्स लॉ से निकालते क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो तुम्हें चार्ज देख के समझ में आएगा, तुम ऐसे जवाब नहीं दे सकते मुझे, जबकि डेफिनेशन में दोनों बात इसी लिखी गई थी, है ना। चलो कोशिश कर लो एक और पे, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई मारने बड़ी तरह से। अपने पास में ये कोई स्क्वायर है, चलो ऐसे नहीं करते हैं ना, यही है, ये -3 कूलाम है, ये +4 कूलाम है, और इन दोनों के बीच का गैप है, अभी आंसर पॉइंटर में आ सकता है, मैं ऐसे बंद से बना दूं इस वजह से, 10 मीटर का, इन दोनों के बीच में इसको भी प्लस का कर दो, इन दोनों के बीच में एक चार्ज रखा है 2 कूलाम का, बीच में ना, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, बात को समझना ध्यान से। ये वाला चार्ज इस 2 वाले पे अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन, तो ये इसको यहाँ भेजना चाहता है, मैंने इस बात को समझाने की कोशिश करनी है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, और ये वाला तीसरा चार्ज है, तो जो पहला चार्ज है वो दूसरे को रिपल्शन करेगा, ये जो F21 है इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो जो पहला है वो दूसरे को रिपल्शन करेगा इस तरफ, और जो चौथा है मतलब तीसरा है वो भी इसको इधर, इसको मतलब ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों बीच में भी क्या होगा, तो ये इधर करेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, तीसरा वाला भी दूसरा वाले को रिपल्शन करेगा। तो मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहां पे ये चार्ज स्टेबल हो गया हो,
मतलब ये इधर किसका रहा है, ये इधर किसका रहा है, तो ना ये इधर जाना है ना इधर जाना है, इस पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो गई हो, जीरो, फोर्स जीरो हो गई हो दोनों तरफ बगल से। मतलब इसने उसको धक्का दिया, उस वाले ने इसको धक्का दिया, दोनों के धक्के बराबर होके शांत नहीं बैठ गया हो, यहाँ नहीं जाऊंगा वहां भी नहीं जाऊंगा, दोनों की फोर्स जीरो हो गई हो। उसको बताने के लिए मुझे ही कराना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे, है ना। ध्यान सुन, मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या बचेगी, सोच के बताओ। 10 माइनस x। कौन सी फोर्स इक्वल हो गई है, पहले और दूसरे के बीच में लगने वाली फोर्स और तीसरे और दूसरे के बीच में लगने वाली फोर्स बराबर हो गई हो, तो वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब इसने उसको धक्का दिया उस तरफ, उसने इसको धक्का दिया इस तरफ, तो वो स्टेबल हो गया, कहीं नहीं गया मैं। तो इन दोनों के बीच की फोर्स कैसे निकलेगी, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की कैसे निकलेगी, k q2 q3 अपॉन में r स्क्वायर। बताओ मैंने गलत नहीं लिखा ये पहले और दूसरे के बीच की फोर्स और ये दूसरे और, जब ये दोनों फोर्स सेम हो गई होंगी, इसने इसको इसने उसको धक्का दिया, तब दोनों कहीं नहीं जाएंगे। निकालते हैं, ध्यान से देखना, k इंटू में q1 की जगह पे 3, q2 की जगह पे 2 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर बराबर q1 की जगह पे k, q2 की जगह पे 2, q3 की जगह पे 4 अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस n माइनस x का स्क्वायर। कुछ चीजें कट रही हैं, k से k काट दिया, 2 से 2 काट दिया, स्क्वायर से होल स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 अपॉन में x इक्वल टू 4 अपॉन में 10 माइनस x। हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको यहाँ से लेंगे 3 से दोनों तरफ करेंगे, 3 का 10 से किया 30 और 3 का माइनस x से किया माइनस 3x, x का 4 से करेंगे तो 4x, माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो 30 इक्वल टू में 7x। 7 को डिवाइड में लो, यानी कि 30 अपॉन में 7 इक्वल टू में x। 7 से इसको काटते हैं, पॉइंटों में काटने की कोशिश कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 2 पॉइंट लग के 0, 7 2 जा 40, 6 0, 7 8 जा 56, बदल दो बहुत है। x इक्वल टू आ गया 4.28, इसको मैंने 4.3 कर दिया, मेरी मर्जी, बताओ क्या कर लोगे, मैं तो कुछ समझाता हूँ। x 4.3 का मतलब ये जो 2 कूलम वाला चार्ज है ना, ये यहाँ से तो 4.3 की दूरी पर है, और यहाँ से ये वाला 5.7 की दूरी पर है। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, वो ज्यादा चार्ज है, उसकी फोर्स ज्यादा, उसका धक्का भी, जब उसका धक्का ज्यादा होगा तो दूरी बढ़ा दो, क्योंकि दूरी बढ़ने से फोर्स इसका प्रभाव कम पड़ेगा। और 3 वाले को, मतलब सवाल करने वाले से महसूस करो, बाद में देख लेंगे। और 3 वाले की कैपेसिटी छोटी है, उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो अपनी वैल्यू तो बढ़ा नहीं सकता, इसलिए वो क्या करेगा, डिस्टेंस को कम कर लेंगे। तो जितनी फोर्स यहाँ से लगेगी उतनी फोर्स ये वाला भी लगा पाएगा, और ये इस जगह पे आके यहाँ से 4.3 की दूरी पर और यहाँ से 5.7 की दूरी पर कैसा हो जाएगा, स्टेबल, ना उधर खिसकेगा ना इधर खिसकेगा। कंसेप्चुअल सवाल है, कोई खतरनाक खेल नहीं है, वो किसी कराना जरूरी है। तुम्हें अगर दिखाई नहीं जाएगी तुम सीखोगे कैसे, और पहली बार तो तुमसे उम्मीद नहीं करी जाएगी कि तुम कर लोगे। दोबारा में ट्राई करें, अब चलो। पिछली वाले दोनों चार्ज कैसे थे, पॉजिटिव, उसके बीच में 4.3 5.7 है ना, थोड़ा 7 डर लगता, पता नहीं पॉइंटों में कैसा आएगा। एक बात सोचो, सवाल नहीं बिल्कुल, अभी रुक जाओ, भूखे शेर नहीं, शांति सुनो। ये 2 कूलम का है, क्या ये बीच में कहीं स्टेबल हो सकता है, सोचना, लॉजिक में सोचो। साइन लगाओ पहले,
अट्रैक्शन की रिपल्शन। ये चार्ज वाला इस 2 कूलम को अट्रैक्ट है, रिपल्शन अट्रैक्ट करेगा, और ये 6 वाला 2 को अपने खींचेगा, नहीं खींचेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, तो दोनों भगा ही रहेंगे तो चिपक ही जाएगा। इस केस में स्टेबल होने का कोई ऑप्शन, लॉजिक लगाना सीखें, लॉजिक वाली बात है। अब वापस लॉजिक लगाते चलो। मैंने इस 2 ऐसे, ये तो फिक्स है, इनमें बोल्ट घुसती है, कुछ लोग पूछते साहब ये हिल रहे, तो नहीं ये नहीं हिल रहे, ये फिक्स चार्ज है। सवाल में लिखा आता है 6 कूलम में -4 कूलम स्टेशनरी चार्ज, while 2 कूलम इज ए मूवेबल चार्ज, देन फाइंड द पॉइंट वेयर इट इज स्टेबल, ऐसे करके आता है, कोई बात नहीं। अब इधर देखना, मैंने -2 कूलम यहाँ 2 कूलम यहाँ रखा, अब सोचो साइन लगाओ, ये -4 कूलम इस 2 कूलम को अट्रैक्शन की रिपल्शन, ये अपनी ओर खींचेगा भाई, माइनस का चार्ज पॉजिटिव के चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, जबकि ये 6 कूलम का चार्ज 2 कूलम के चार्ज को, अभी स्टेबल हो सकता है कि नहीं? हाँ, अब ये स्टेबल हो सकता है। अब इसमें स्टेबल होने के चांस है क्योंकि दोनों की फोर्स एक दूसरे के अपोजिट आ चुकी है। अब बुद्धि थोड़ी सी कम यूज करना, दिमाग लगाना वैसे ही कैलकुलेशन वाला। मैं तुमसे कहता हूं कि इनके बीच का जो गैप है वो 8 मीटर है। ये वाला कौन सा चार्ज है? 1। ये वाला कौन सा है? 2। ये वाला कौन सा चार्ज है? 3। ये फोर्स कौन लगा रहा है? अट्रैक्ट कौन कर रहा है? सेकंड वाला कर रहा है ना, नेगेटिव चार्ज है, किसको कर रहा है? तो फोर्स ऑन 3 U2, और ये रिपल्शन कौन कर रहा है? किस पे? यानी कि फोर्स ऑन 3 U2 1। अब ये स्टेबल हो सकता है कि दोनों तीर एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों सेम होंगे तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। ये वाली डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान ली? x। सोचो और समझ के जवाब देना। पहले और तीसरे के बीच में फोर्स निकालने के लिए डिस्टेंस क्या ली जाएगी? 8 + x। और दूसरे और तीसरे के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस क्या ली जाएगी? ओनली x। और इन दोनों फोर्स को एक दूसरे के क्या डाल देंगे? तो कट पिट के x की वैल्यू आ जाएगी जहां तक है, ट्राई करें। मतलब ये कि 2 चार्ज के बीच में स्टेबिलिटी पॉइंट उनके अंदर भी आ सकता है और स्टेबिलिटी उनके बाहर भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज कैसे हैं। कैलकुलेशन करो, अब दिमाग मत लगा लिया मैंने। अगर बाहर के सवाल ना कर सकें तो मस्ट इन्हें रिवाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे जाएंगे जैसे पेपर में आते हैं। आंसर जमा x16, मतलब दूसरे वाले से 16 मीटर दूर खड़े हो जाओ और पहले वाले से, बात वही है ना।
किस किस के बीच में निकालनी है, Q1 Q3 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर और Q2 Q3 अपॉन में। तुम ये एबीसीडी से बता रखा, तो बस बाकी तुम सवाल हो या ना। के पहला चार्ज कितना है 6, तीसरा अपॉन में डिस्टेंस 8 + x का स्क्वायर के इंटू दूसरा 4, तीसरा 2 अपॉन में डिस्टेंस x का स्क्वायर। के से के काट दिया, 2 से 2 काट दिया, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, रह गया 6 अपॉन में 8 + x और 4 अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 4 का x का इससे करेंगे तो 6x और इससे करेंगे तो 32 + के 4x घटाएंगे तो 2x = 32 और डिवाइड देंगे तो x = यानी कि मुझे इस चार्ज को इन दोनों के बाहर रखना चाहिए कितना दूर। अब बाहर रखने की बात क्यों चल रही है, क्योंकि एक और दूसरा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दोनों सेम हुए तो स्टेबिलिटी पॉइंट कहाँ पे होगा, बीच में। दोनों अलग अलग हुए तो स्टेबिलिटी पॉइंट बाहर। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी अंदर, दोनों पॉजिटिव है तो भी अंदर। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तो स्टेबिलिटी पॉइंट बाहर होगा। और इसका ये नहीं कि मैंने बता दी इसलिए बाहर होगा, लॉजिक की बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को अपोज तभी करेंगे जब वो बाहर लगाया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, वापस ट्राई करेंगे एक और। आया बहुत बढ़िया 16। तो मैं एक चीज लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसे, मतलब कोई काम नहीं है पूछा। ए वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ए मल्टीप्लाई में ए क्या है। जिनको इस बात का मतलब नहीं पता वो ऑब्वियसली पता लगा लेंगे बाद में, पर कोई बात नहीं। यूं पूछा इक्वल लिखता हूँ। किन्हीं भी दो वेक्टरों को जोड़ने का तरीका कैसे, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता है किसी को, a² + k b² + k 2ab cos थीटा। लेकिन मैं तुम्हें बात बताता हूँ, जैन सच्चाई बताता हूँ, शायद याद हो सकता है सबको, मान लेता हूँ शायद याद भी ना हो, पर वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना बहुतों को नहीं होती है। क्या इस बात का मतलब क्या, मुझे ये बताओ। तो अगले सवाल पे ना ले जाने के कारण है मैं तुम्हें इस बात का मतलब समझाता हूँ मान, क्योंकि वो मेरे जाने एक नहीं हजारों सवालों का पैसा मिल जाएगा। देखना ये लिखा है 4 मीटर और ये लिखा है 3 मीटर। 4 और 3 को जोड़ के क्या आंसर आएगा, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, ये लिखा है 4 मीटर, ये लिखा है 3 मीटर, इस बार जोड़ के क्या आंसर आएगा। तीसरा सवाल, 4 मीटर और 3 मीटर, इस बार जोड़ के क्या आंसर आएगा। तीसरा सवाल बताएंगे, तीनों जगह पर जवाब देंगे। पहले सवाल का जवाब दो, 4 और 3 सेम डायरेक्शन में जोड़ के आंसर 7, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। अपोजिट जा रहे हैं, आंसर 1 मीटर। ठीक 1 मीटर, हालांकि 1 मीटर नहीं कहना चाहिए, उन्हें फोर्स कहनी चाहिए, कोई बात नहीं। 4 और 3 को जोड़ के इस बार क्या आएगा 5 मीटर। ठीक है, अब तुम मुझे बात बताओ, 4 और 3 को जोड़ के सबसे बड़ा आंसर क्या संभव है, 7, जब दोनों सेम लाइन में। सबसे छोटा आंसर क्या पॉसिबल है 1, जब दोनों एक दूसरे के। और बाकी के आंसर कहां से कहां के बीच में आएंगे, बड़े से बड़ा 7 हो सकता है, छोटे छोटा 1 हो सकता है, उसके बीच में रह सकते हैं 5, 4, 3, 2, 1 आ सकते हैं। हाँ, किस बात पे डिपेंड करेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। इस बार दोनों लाइनों के बीच में कितने का एंगल है 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। बात तुम शायद हिचकते बोलने में, दोनों के बीच में अब कितना एंगल है 180, क्योंकि अपोजिट है तो घट रहे हैं। और अब कितना एंगल है 90, दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल तुमसे बस ये है कि अगर ये वाली वेक्टर, ये वाली लाइन 4 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है, इन दोनों के बीच का एंगल ऐसे निकालते, ऐसे निकालते 60 डिग्री का ऐसे निकलता है। मतलब वो 120 नहीं नापते, वो ये एक्यूट एंगल लेते हैं, ऐसा मालूम है। फिलहाल ये कह रहा हूँ तुमसे, ठीक। हालांकि ये भी नहीं है, ऐसे निकालते हैं, उसकी टेल से टेल जोड़ते हैं, ये लॉजिक। तो कोई बात नहीं। मेरा सवाल तुमसे कि अब जो आंसर आएगा क्या वो 7 होगा, नहीं। क्या वो 5 होगा, नहीं। वो 7 का होता आंसर तो नहीं, वेक्टर बिल्कुल सीधा होता तो 7 होता।
बिल्कुल ऐसे होता तो कितना होता 5। तो ये जो भी आंसर आने की बात चल रही है वो 7 से तो पक्का छोटा होगा, 5 से पक्का बड़ा होगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम लोगों ने आज तक जो प्लस पढ़े थे, हम लोगों ने प्लस पढ़े थे कि 4 और 3 7 होता है। उसी प्लस को जब हम 11वीं में वेक्टर नाम का चैप्टर पढ़ते हैं वो हमें समझाना चाहता है कि 4 और 3 7 नहीं होता। 4 और 3 कुछ भी हो सकता है, 7 1 5 बीच में कुछ भी। हम प्लस करने के लिए मायने की चीज जो इम्पोर्टेंट है वो एंगल उनके बीच का। अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो सीधे जुड़ जाएगा, अगर उल्टा है तो तुमने सीधे घटा दिया, 90 है तुमने सीधे पीजीटी लगा दी। पर उसी पर मुझसे कोई वाले की पूछता है साहब अगर 60 हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, 30 हुआ तो 45 पे क्या करूंगा, मुझे ये बता दो। उन सभी कहानियों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, करके अप्लाई करते हैं तीनों केस पे, उसके बाद 60 वाला निकालेंगे। देखते हैं पहला केस, अंडर रूट वेक्टर दोनों के नाम, एक 4 मीटर एक 3 मीटर, दोनों के बीच में कितने का एंगल है 0 का। तो पहले a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 2 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में cos थीटा यानी कि cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। यानी आप ध्यान से देखते हैं तो 16 9 25। भाई वालों को इतनी मैथ तो उठानी पड़ेगी क्योंकि तुमने 10 तक इसीलिए पढ़ी है। 4 दूनी 8 दिया, 24 इंटू में 1 25 और 24 49, और 49 का रूट ये तो मैं सीधे बता देता। हाँ तो ये बता देता, वो तो नहीं बता सकता ना, तो इसको पहले देख उसके बाद उसे करेंगे। अच्छा वापस आ जाते हैं, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में। दूसरे केस में एंगल कितने का 180 का, cos 180 -1। जब इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं तो 16 9 25, 4 दूनी 8 दिया 24 और -1 -24 काटेंगे तो आंसर 1 और 1 का रूट 1। तीसरा देखते हैं, तीसरे केस में अंडर रूट 16 प्लस के 9 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। 16 9 25 और 25 का रूट। सारे आंसर वही आए तुमने सोचे, मतलब ये भी पक्का सही आएगा। मैं देख लेता हूँ अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 2 इंटू में a इंटू में b इंटू में cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 काट दिया, रह गया 16 9 25 प्लस के 4 दिया 12 यानी कि रूट में 37 36 होता तो आंसर, तो 37 का आंसर 6 पॉइंट। मुझे तो पता नहीं इसका आंसर 7 से कम और 5 से ज़्यादा ही होगा, तो 6.1 आया। मतलब किन्हीं भी दो नंबरों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी तरीका क्या, उनके बीच का एंगल। क्योंकि मैं छोटे मोटे प्लस तो सिंपल तरीके से भी सोच सकता हूँ, लेकिन जब बात एंगलों में डील करेगी तब मेरे लिए सोचना कॉम्प्लेक्स है। इसलिए तुम आजकल भूल जाओगे, तुमने कभी छठवीं चौथी पहली दूसरी में प्लस पढ़े थे। तुम ये सीखो, ये कितनी खतरनाक चीज है यार, ये समझे ध्यान से, क्योंकि मेरा प्रश्न ही ऐसा जाएगा। ओके देखना, इसको कहीं लिख लो ना, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। कौन बता रहा है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बीच के सारे एंगल 60 के होते हैं, इनके बीच का गैप 1 मीटर का है। ठीक है, सुनो मुझे बस ध्यान से है ना, मुद्दा ये पोजीशन A है, ये वाली पोजीशन B है, ये वाली पोजीशन C है। यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो 4 कूलम है, यहाँ पे चार्ज है वो 6 कूलम है, यहाँ पे चार्ज है वो 2 कूलम है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस 2 कूलम को ये 4 कूलम अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन, तो बोला दूर भेजेगा। ये फोर्स किसने लगाई है, A ने, किस पे लगाई है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। मेरा सवाल है फाइंड फोर्स ऑन C, फाइंड फोर्स ऑन C। तो बताओ C पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, A और B लगाएगा बस, ठीक। और ये भी लगाएगा, U करके लगाएगा ऑब्वियसली। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इनके बीच का एंगल कितना है 60, सामने वाला 60। ठीक,
अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई बता ये वाला 6 मीटर है, ये वाला मतलब 6 न्यूटन है, ये वाला 4 न्यूटन है, तो उनका सम 10 न्यूटन होगा ना। हम फोर्स को ऐसे सम नहीं करते, हम सम कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मूले से, अंडर रूट किस किस का, f1 का स्क्वायर प्लस के, f2 का स्क्वायर प्लस के, 2f1 f2 cos थीटा, और थीटा कितना इनके बीच में, हम सीधे सीधे कब जोड़ देते, जब दोनों फोर्स सेम लाइन में होती। घटा कब देते, जब दोनों अपोजिट होती। पीजीटी कब लगा देते, जब 90 होता। लेकिन अगर उनके बीच में 60-30 ऐसा कुछ है तो ये यूज होता है। तो मेरा सवाल तुम ध्यान से समझ चुके, f इज इक्वल टू, अब तो मेरी कैलकुलेशन देखो बस, के Q1 4, Q2 2 अपॉन में इंक्रीज की डिस्टेंस बदल दो 8 के, पहली फोर्स आ गई। दूसरी निकालते हैं, के Q1 6, Q2 2 अपॉन में डिस्टेंस 1 यानी कि 12 के, और 12 और 8 सीधे 20 नहीं करेंगे भाई। ये वाली फोर्स मुझे समझ में आती है कि ये वाली जो फोर्स है वो 12 के है, और ये वाली जो फोर्स नहीं, ये वाली फोर्स, ये वाली 8 के है, और ये वाली फोर्स 12 की है, और इनको सीधे सीधे 20 नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 9 10 की पावर है, मैं डाल नहीं रहा, बाद में डालूंगा। 10 नहीं कर सकते, ये बात तो सेट है ना, क्योंकि वो सेम नहीं है। क्या सॉल्व करते हैं, अंडर रूट में पहली फोर्स का स्क्वायर बोलो, 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर, प्लस के 2 इंटू में 8 के इंटू में 12 के इंटू में। मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि के की वैल्यू ज़्यादा लपक के मत डाला करो, बाद में लिख लिया करो। और 60 की जगह पे 1/2, 2 से 2 काट दिया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी भी। 64 के स्क्वायर प्लस के 144 के स्क्वायर प्लस के 8 इंटू 12, 12 इंटू 96 के स्क्वायर। इनको जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, 144 96 और 64, 6 और 4 10 और 4 14, कैरी 1 20, कैरी 2 3, यानी कि 304 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर का तो रूट बन जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा के, और अंडर रूट में 304 की वैल्यू तो कम मारने की कोशिश कर लेते हैं। एक बात ध्यान से देखना, मैं जानता हूँ साहब 16 का स्क्वायर करने पे 256 आता है, 17 का स्क्वायर 289 आता है, और 18 का स्क्वायर 324 आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंसर है वो 304 है, तो 18 से कम होगा। तुम जो नंबर बोल दो, आस्तादी कितनी है, क्या सिंगल डिजिट में नहीं है, कोई बात नहीं, f इंटू में ये 18 से कम होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया 17.11 5 कर लिया, 6 कर लो, जो 6 कर लो। मैं बस तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। इनके बीच में लगने वाली फोर्स है 17.6 इंटू 9 10 की पावर 9 न्यूटन। मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि मुझे वो आता है, निकाला है, कोई बात नहीं, वो नजर नहीं कोशिश करते क्या भाई, एक मिनट। हाँ एक मिनट जाते। हाँ भाई, ये जोड़ के क्या बना ये बताओ, 12 8 20 तो नहीं बना, कितना रह गया, ओनली 70 है। उनके बीच का एंगल डिपेंड करता है प्लस को, खैर कोई बात नहीं। ये ओवर हम लोग कल का टाइटल डालते हैं ऊपर, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नहीं ये कुछ पहले एक पेज 2 घंटे को कोई मेरे भगवान नींद आ रही थी मुझे तो, पर थोड़े लेंथी जाएंगे, बाकी स्मूथ चला जाएगा। तुम अभी इनिशियली मेहनत कर लो। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नहीं तो मैं कल से गर्मी में आ दूंगा, तुम्हें पसीना आएगा, नींद नहीं आएगी। नहीं ये तो कोई बात नहीं, तुम अभी तो कल लाइन लगा दोगे। कुछ और समझाया, कुछ समझ पे ध्यान दे रहा। कूलॉम्स लॉ समझाया, इंडक्शन फ्रिक्शन कंडक्शन जाने क्या क्या बताया। कूलॉम्स लॉ बहुत काम की बात है बोली। कल कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, वापस न्यूमेरिकल स्कोर करेंगे, ठीक है। भाई इसे बंद कर दिया भाई, अभिनव खेल रहा मैं अभिनव के साथ।